100% यही रेशियो है कि लोग गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं तभी वो सफल हो पाते हैं, मेहनत कुछ नहीं होते। बिल्कुल नहीं। क्या चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप सिर्फ एक बॉलर हो? बच्चा आने के बाद भी आप फिर से क्रिकेट खेलना चाहे तो यस। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा जो डिजर्विंग ही ना हो? किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कोई स्पोर्ट्स में हैं। नेगेटिव पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा है कि जो आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ। आज गवर्नमेंट देखिए कितने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है और 2036 की बात करें तो क्या बात है। सबको वो सब नहीं चाहिए जो किसी एक को चाहिए। कोई भी मुझे बोले आज बोले इसको क्रिकेट सिखाओ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आज हमारे साथ हैं जिग्ना गज्जा, अवार्ड विनिंग क्रिकेटर, ए सर्टिफाइड कोच। अपनी क्रिकेट एकेडमी के थ्रू वो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को ट्रेन कर रही हैं। किसी भी स्पोर्ट्स को या स्पेशली क्रिकेट को फॉलो करने वाले किसी भी इंसान, वुमन हो मैन हो, उसका एक सपना होता है कि इंडियन जर्सी पहने। तो आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? वो कौन सा टाइम था जब आपने इन क्रिकेट में कदम रखा? आपको थोड़ा सा सरप्राइज़ लगेगा कि मेरी जो मम्मी है, मेरी मदर, उनको रेडियो पे जब क्रिकेट की पहले तो कमेंट्री आती थी, जब मैचेस होते थे तो रेडियो पे पूरा कमेंट्री सुनाया जाता था। तो मम्मी घर के काम करने के साथ साथ रेडियो चालू करके रखती थी घर में। शौक उनको था? उनको शौक था। अच्छा। वो पूरा जब तक मैच चालू रहता था ना तब तक वो रेडियो चालू ही रहता था। एक एक बॉल के साथ एक्साइटमेंट। हाँ, तो पहले तो छोटे थे, वो हर रोज़ जैसे काम के साथ सीखती थी। हम स्कूल जाते, स्कूल से आते, तब भी ओडीआई मैचेस थे तो 5 बजे तक तो वो रेडियो चालू ही रहता और कुछ मम्मी सुनती ही नहीं। धीरे 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 हम भी वो सुनते सुनते, कहते हैं ना घर में जो माहौल होता है उसमें घुल मिल जाना। पापा को भी इंटरेस्ट, मम्मी को इंटरेस्ट, मुझसे बड़ी एक बहन और मुझसे छोटा एक भाई है, तो हम लोग भी सुनते थे कि अरे रेडियो में बोले 4 मारा 6 मारा, तो हम लोग धीरे धीरे एक्साइट होते थे कि अच्छा इंडिया ने ये रन किया, वो रन किया। हारने पर भी हम दुखी होते थे, जीतने पर भी हम खुश होते थे। और मम्मी जब मैच ख़त्म हो जाता था उसका पूरा एनालिसिस कहते हैं ना हम, वो पापा के साथ डिस्कस करती थी कि आज ये अगर ऐसा खेला होता तो ऐसा होता, आज भारत टॉस जीता होता तो बैटिंग लेता तो अच्छा था, बॉलिंग क्यों लिया। तो बस धीरे धीरे वो कहते हैं ना, बचपन चौथी या 5वीं क्लास में जब होंगी मुझे लगा कि मुझे भी ये गेम खेलना है। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा बचपन में कि मुझे बड़े होकर क्रिकेटर ही बनना है। मैं बनूंगी तो क्रिकेटर ही बनूंगी। तो आपने किसी से शेयर किया ये? तब शेयर नहीं किया क्योंकि कहते हैं ना कि मैं बात कर रही हूँ 90s, मतलब 93 92 की बात कर रही हूँ। तो ऐसे बोलना कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो इतना माइंड में भी नहीं था कि ये क्रिकेटर बनना क्या होता है, कैसे बनते हैं, कुछ अवेयरनेस जैसा कुछ नहीं। बस टाइम पे लड़की होकर हाँ, सोचना ये तो अलग ही रहा हो। तो 5वीं 6ठी मतलब ऐसे क्लास, फिर पापा ने बोला कि तुम लोगों को खेलना है क्रिकेट। हम बोलते हैं पापा हमको खेलना है, तो बैट ला के दिया कि भाई के साथ खेलो। तो गली सोसाइटी में जैसे खेलते हैं वैसे मैंने धीरे धीरे गली से शुरुआत की, मतलब भाई के साथ खेलने से शुरुआत की। फिर धीरे धीरे ऐसा अंदर से एक जुनून मान लीजिए, पैसन या कुछ, मैं इसे गॉड गिफ्ट या मिरेकल मानती हूँ कि अंदर से ऐसा ही था कि मुझे बस यही गेम पसंद है, मुझे यही करना है और इसमें ही आगे बढ़ना है। फिर पापा एक बार ब्लैक एंड वाइट टीवी लेकर आए थे, तब रेंट पे मिलते थे टीवी, 5 रुपये के रेंट पे लाए थे, मुझे याद है। तो मैच फिर रेडियो से कमेंट्री से बंद होके टीवी पे देखने लग गए और फिर पता चला अच्छा ये क्रिकेट ऐसा होता है, ऐसे बॉलिंग डाली जाती है। वो मैं भी पूरा दिन मम्मी के साथ बैठ के देखती। मैं स्कूल बंक करती कि आज अगर इंडिया का या किसी का मैच चल रहा है तो स्कूल नहीं जाऊंगी, कुछ भी बहाना कर दो, रोना धोना। सबको घर में पता चल गया कि इसको क्रिकेट में रुचि ज़्यादा हो रही है। फिर पापा ने मम्मी को बोला कि ये पढ़ती नहीं है और पूरा दिन क्रिकेट ही देखती, जो कि आज के बच्चों की भी सिचुएशन है। ऐसे मेरी जर्नी की शुरुआत हुई और 10वीं क्लास तक मैंने स्कूल में भी बहुत ट्राई किया कि मेरे स्कूल में गर्ल्स को क्रिकेट सिखाए या मुझे क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो इसका क्या सोर्स है, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे क्रिकेट कोचिंग लेते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मैं जब जैसे 97 98 तक की बात करूँ, 2000 तक की, गर्ल्स ऐसी गेम खेले, वो भी क्रिकेट या तो फुटबॉल कह लीजिए या कोई स्पोर्ट्स में भी इवन, वो घर में अलाउड ही नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं था।
गर्ल्स क्या गेम खेलेंगी, या तो इंडोर की कोई गेम हो गई, जैसे कहते हैं ना स्कीपिंग करते थे पहले, दौड़ा कूदना, बिल्कुल। स्कीपिंग हो गया, इंडोर कोई गेम हो गई, घर में बैठे बैठे कुछ खेलना, मनोरंजन जैसा करना। फील्ड वाली कोई गेम पसंद करे गर्ल्स और उसमें करियर बनाने का सोचे, ये तो पॉसिबल नहीं। को मतलब मेरी फैमिली में भी ऐसा ही था। मम्मी को भले शौक था, पर मैंने जिस दिन बोला ना कि मम्मी मेरे को ये प्रॉपर कोचिंग के साथ सीखना है, इसमें ही आगे बढ़ना है, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, तो बोले नहीं बेटा ये अपना काम नहीं है और इसमें कहाँ तक आगे बढ़ोगे। एक कल्चर होता है कि एक लेवल के बाद आपके मैरिज हो जाएंगे, आपको गृहस्थी संभालनी है। वुमेन्स के लिए खास तौर से हाँ, आगे की लाइफ ऐसी ही देखी। ऐसे ही। तो मम्मी पापा ने इतना सीरियसली नहीं लिया। मैं बोलती थी घर में कि धीरे धीरे फिर मैं बोलती थी मुझे यही करना है, यही करना। नहीं कि भाई के साथ खेल रही हो ना, खेलो ना, आपको शौक है, आप खेल रहे हो तो खेलो, आपको तो खेलने से। मैंने बोला नहीं, मुझे एक लेवल तक जाना है। और तब वुमेंस क्रिकेट की मैचेस टीवी में नहीं दिखाई जाती थी, ओहो, तो मुझे तब ये भी नॉलेज नहीं था कि वुमेंस की इंडियन टीम है या नहीं है। ओहो। क्योंकि कहते हैं ना जितना अभी डिजिटल माध्यम है कि हम यूट्यूब पे या गूगल पे सब कुछ दिख सर्च कर ले तो तुरंत सब डेटा मिल जाएगा। उस टाइम पे तो फ़ोन और मोबाइल ही नहीं थे, तो क्या बात है। तो मेंस की मैचेस दिखाई जाती थी, तो जैसे कपिल देव बॉलिंग करते हैं, वेंकटेश प्रसाद बॉलिंग करते हैं, मनोज प्रभाकर, ऐसे जो बॉलर्स थे अपने, तो मुझे पेस बॉलिंग अच्छी लगती थी। तो जब मैं भाई के साथ खेलती थी ना, तो मैं कपिल देव की एक्टिंग करती थी, मैं उनकी तरह डालने की कोशिश करती। मैं सौरव गांगुली जिस तरह से बॉलिंग डालते ना, मैं ऐसे एक्टिंग करती कि भैया मैं देखना, मैं सौरव गांगुली जैसे बॉल पकड़ के दौड़, मैं ऐसे बॉल डालूंगी। तो उनको देख के इंस्पायर हुई, मेंस क्रिकेट को देख के। तो वो कौन सी एज रही होगी जिग्ना जी जब आपने एक तरीके से वेस्टर्न जोन में क्रिकेट में एंट्री करी? वो कौन सा टाइम रहा हो? 2001 में जब मैं कॉलेज में आई ना, तब मुझे कोचिंग मिली, ऐसा मैं कह सकती हूँ। क्योंकि क्या हुआ, जैसे मैंने कहा ना कि स्कूल लेवल तक मुझे कोई नॉलेज नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं, मतलब कहीं रास्ता नहीं दिखा कि इसमें आगे कैसे बढ़ते हैं। 2001 में मैंने मन से बहुत वो किया कि कोई नहीं, क्रिकेट नहीं मिल रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा, वरना करेंगे क्या। क्योंकि घर में एटमॉस्फेयर था सारा एकेडमिक, पापा मम्मी सब हायर एजुकेटेड, भाई बहन, और मेरी रुचि अकेले घर में खाली स्पोर्ट्स में। और मुझे ऐसा था कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे क्रिकेटर ही बनना है। तो जब आपको कोचिंग मिली उसके बाद विद इन 1-2 ईयर, 1-2 साल में ही आपको मौके मिले? 2001 में जब मुझे मेरी कॉलेज की जो वुमेंस की टीम थी, वो टीम जो कहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलती थी, इंटर कॉलेज खेलती थी। फिर मेरी कॉलेज के मेरे जो पीटी सर या जो पीटी के कोच थे उनसे बात की कि मुझे भी क्रिकेट ज्वाइन करनी है, ये लड़कियों के साथ मुझे भी सीखना है। तो उन्होंने बोला हाँ आप आ सकते हो। पर फिर भी मम्मी ने थोड़ा प्लस माइनस, मतलब कहते हैं ना, मना किया, पर मैंने रोया धोया थोड़ा कि नहीं मुझे जाने दो, जब तक मैं खेलना चाहती हूँ मुझे थोड़ा जाने दो। तो 7 से 12 कॉलेज होता था और 12 से 3 के बाद, मतलब 1:30 बजे के बाद कोचिंग चालू होता था। पर 2002 में ही मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन हो गया बिकॉज ऑफ मेरा बॉलिंग। ओके, आपकी बॉलिंग, आपकी स्ट्रेंथ हाँ, इसकी वजह से जो मैं खुद टीवी में जो मैचेस देखी है उसको ऑब्जर्व करके खुद सीखी, रन अप कैसे लेते हैं, बॉल कैसे डालते हैं। तो आपका बेस्ट एक तरीके से पूछा जाए आउट रेट या दूसरी चीज़ वो क्या रही होगी टू गिव द ऑडियंस ए फील कि कितने बड़े क्रिकेटर से हम बात कर रहे हैं आज? बेस्ट आउटफिट कहते हैं ना, एक तो मेरा डेडिकेशन, जी, टीवी में देख के जो ऑब्जर्वेशन करके बॉलिंग डालना, एक कॉरिडोर पकड़ के चलना। तो मैं इतना फोकस कहिए या मैंने फिर भी बोलूँगी कि गॉड गिफ्ट कहिए, कभी वाइड बॉल मतलब डालूंगी नहीं, ऐसा सोच के बॉल डालती थी। नो बॉल नहीं डालना है, मुझे स्टम्प को देखना है, फोकस करना है, और मैं सोच के डालती थी ये बॉल में मुझे ये विकेट मिलेगी, और मैं वो लेती थी। तो ये अंदर से अचानक से, मतलब एक डेडिकेशन, एक फोकस, एक जुनून था कि मुझे इसमें ही कुछ करना है। तो जो मुझे फील्ड पसंद आ गई, मुझे कोचिंग में कॉलेज में एक स्टेज मिल गया, उसको मुझे गंवाना नहीं सर। तो ये था कि जब मैं सोचती और मुझे विकेट लेनी थी, मैं विकेट लेती, मेरी बॉलिंग में मैं रन नहीं देने देती। फिर धीरे धीरे यही मेरा स्टेट में सिलेक्शन करवाया बिकॉज ऑफ बॉलिंग। तो आप स्टेट खेली, हाँ, उसके बाद आप स्टेट मैंने खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला, कॉलेज में क्रिकेट की टीम की मैं कैप्टन रही, मैंने पूरी एक टीम बनाई थी, इंटर कॉलेज खेले। अरे
यूनिवर्सिटी खेलने गई, और स्टेट खेलने के बाद हमारे पहले रानी झांसी कहलाता था। ओके। रानी झांसी करके एक टूर्नामेंट आता था जो नेशनल लेवल तक का था। तो उसके स्टेट के परफॉर्मेंस के बेस पे मैं उसमें सिलेक्शन में भेजी गई गुजरात की ओर से। जो नेशनल कैंप जो होता है, ओके। जो रानी जाति कहलाते थे, उसमें मुझे एंट्री मिली, मैं सिलेक्शन में गई। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम ये हुआ कि उस टाइम उनको कीपर कम बैटर चाहिए थे जब हम सिलेक्शन में गए थे। कीपर कम बैटर मतलब अच्छा बैट्समैन कीपर चाहिए था, जो जगह खाली, जैसे कि होता है ना, एक कोटा होता है कि आप नेशनल वालों को पेस बॉलर चाहिए या स्पिनर चाहिए या लेफ्ट आर्म चाहिए। तो उस टाइम पे कीपर्स की उनको डिमांड ज़्यादा थी, पेसर उनके पास बहुत थे। मेरी लाइन लेंथ सही थी, मैं सारे अच्छे अच्छे इंडिया, वहाँ कैंप में इंडियन प्लेयर्स भी आए हुए थे, तब एयर इंडिया की टीम कहलाती थी, उनके सामने भी हम मैच खेले। तो कई सारे काफ़ी सारे प्लेयर्स आए थे, उनके सामने अच्छी बॉलिंग डाली, सब ने अप्रिशिएट भी किया, पर उस टाइम बॉलर नहीं चाहिए थे तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो एक मुकाम तक पहुंचते हैं, हाँ, और जब उन्हें किसी भी कारणवश नहीं मिलता तो सबसे पहला थॉट क्या होता है कि सिस्टम ने उन्हें फेल किया, क्रिकेट बोर्ड ऐसा नहीं था जिसने रास्ता नहीं दिया, फेयरली चांस नहीं मिला। सिस्टम की वो बात नहीं है या बोर्ड की भी बात नहीं है। कहते हैं ना, टैलेंट टैलेंट होता है। और जो टैलेंट, अगर जैसे कहते हैं ना कि अगर आप में हुनर है तो आपका ओपोनेंट भी आपको अप्रिशिएट करता है। हाँ मेरा ये मानना है। जी। आपका डेडिकेशन है, आप पैशनेट है, वो दिख जाता है। उन्होंने मेरी बॉलिंग की भी बहुत तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर शायद आपका मौका भी लगे। मेरा नाम भी उन्होंने, जो कहते हैं ना सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स टू प्लेयर्स में, वहाँ तक भी मेरा नाम आया। ओके। पर मैं इसको डेस्टिनी मानती हूँ अच्छा। कि उस टाइम पे मेरा वहाँ पे मेरी जगह नहीं थी। तो मैं ये मानती हूँ कि मुझे और मेहनत करनी है। उस टाइम पे पेस बॉलर की ज़रूरत नहीं शायद, इसलिए तो वो मेरी डेस्टिनेशन, अभी मुझे डेस्टिनी ने बुलाया नहीं था वहाँ तक। उस टाइम उस पर्टिकुलर मोमेंट पे शायद डेस्टिनी नहीं कहते हैं थी कि ना, आप वो राइट टाइम नहीं था मेरे लिए। तो मैं ये कहती हूँ कि जब राइट टाइम भी आता है ना तो एक मिरेकल होता है। तो आपको पता नहीं होता कि आप अच्छा यहाँ से पहुँच गए। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ तक रानी झांसी नेशनल कैंप तक पहुँचना, उसको रिप्रेजेंट करना, अच्छे बोर्ड के प्लेयर्स के साथ खेलना, उनके सामने बॉलिंग डालना। प्लस मैं, कहते हैं ना, एयर इंडिया की टीम थी, हमारे वेस्ट जोन आता है, जब मैं वो वेस्ट जोन तक खेली तो विदर्भ, गोवा, महाराष्ट्र, मुंबई, उनके सामने मैचेस खेलना, वो टीम के अंदर अच्छे रेलवेज के सारे प्लेयर्स, सारे इंडिया रिप्रेजेंट करने वाले प्लेयर्स, तब मैंने पहली बार देखा कि अच्छा, यहाँ इंडियन प्लेयर्स के सामने मैं बॉल डाल रही हूँ, उनके सामने हम मैच खेल रहे हैं, मैं विकेट्स निकाल रही हूँ, मैं अच्छी फील्डिंग कर रही हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि मैं ये लेवल तक जो पहुँची हूँ, 8 से 9 साल तक मैं प्रोफेशनल प्लेयर रही कंटिन्यू। मैं हर साल सिलेक्ट होती थी बिकॉज ऑफ माई लगभग बॉलिंग 2009 9 तक। 9। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मुझे जितना क्रिकेट में 2001 से मैंने जितना, एक कहते हैं ना, जो स्कूल से ही जानती नहीं थी कि क्रिकेटर बनेगी कि नहीं बनेगी। पहली बात, एक गुजराती फैमिली, मतलब वो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक जो कल्चर होता है कि आज से 10-15 साल आप पीछे जाइए तो लड़कियों का स्पोर्ट्स में भी, जैसे बोला ना, कोई करियर बनाने का सोचे तो आई थिंक कि कोई जल्दी से हाँ बोलेगा घर में या सपोर्ट करेगा। जिग्ना जी, आप बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ, जिस तरीके से आप देख रही हैं कि मौका मिलता ही नहीं, पर ईश्वर ने या जैसी भी रास्ता खोला, हाँ, भाग्य ने साथ दिया, सब कुछ आपके साथ, 9-10 साल आपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। क्या उस टाइम जब वो सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको लगता था कि शायद मैंने कुछ चीज़ मिस की या कोई चीज़ ऐसी की जो आपको हर्ट कर रही हो कि अगर मैं ऐसे नहीं वैसे करती, बॉलिंग के साथ साथ विकेट कीपिंग भी कर लेती, कुछ ऐसे विचार आए कि शायद हो जाता? सही बात है आपकी कि कई बार जब हम फेल होते हैं जी। या तो किसी कारणवश डिमांड नहीं थी मेरी, तो मुझे ये लगा कि मैं अच्छा बैटर होती इसके साथ। क्यों ऐसा लगा मैं आपको बताऊं। क्योंकि आज से जैसे 10-15 साल या थोड़ा पहले भी जाएंगे ना, मेंस क्रिकेट की भी बात करूँ या वुमेंस क्रिकेट की, जिसकी फर्स्ट जॉब जो है वो ही करता है। जैसे मान लीजिए कि आज एक बॉलर है, उसकी फर्स्ट जॉब बॉलिंग है,
तो वो बॉलिंग ही करेगा, बॉलिंग में ही ध्यान देगा, नेट्स में बैटिंग कोचिस उसको इग्नोर करते हैं, अच्छा तू तो बॉलर है ना, तू तो बैटिंग क्यों करना है भाई तेरे को। एक ही चीज़ जानता है। फिर जैसे कोई बैटर है तो वो बैटिंग ही करेगा नेट्स में पूरा दिन, हाँ फील्डिंग सब करेंगे, उसका प्रैक्टिस तो रहेगा ही रहेगा। तो उस टाइम पे मुझे बैट कभी लेग गार्ड नेट्स में मेरे कोच ने, मेरे सीनियर्स ने, मेरे कैप्टन ने कभी लेग गार्ड ही नहीं पहनाए थे, मतलब नेट्स में कि यू आर बॉलर तो आपको क्या ज़रूरत है बैटिंग करने की। तब मैं कहती थी कि आज 1-1.5 महीना हो गया, मुझे कभी नेट्स में तो पैड पहनने दो, कभी पहने नहीं है, कभी मैच में तो टर्न आएगा तो मुझे भी तो बैटिंग करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे इतना मानते नहीं थे। क्या सिलेक्शन में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं? इफ़ यू आर अ बॉलर ओनली, रन स्कोर करो, आप विकेट बचाओ, आप विकेट गार्ड करो, या फिर आप बॉलिंग करो, तो क्या चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप सिर्फ एक बॉलर हो और दूसरी चीज़ों के मौके आपने नहीं लिए? क्या चांसेस कम हो जाते हैं? इसमें दो बातें हैं, चांसेस कम होते हैं, पहले जैसे कहा ना कि जो फर्स्ट जॉब है वो वही करता था, ये एक माइंडसेट था। प्रॉपर। अभी का क्रिकेट मैं इसे मॉडर्न क्रिकेट कहती हूँ। आप 10 अभी का क्रिकेट देखोगे, मेंस क्रिकेट की बात करूँ या वुमेंस क्रिकेट, क्यों मॉडर्न क्रिकेट है? इतना अवेयरनेस है कि तीनों डिपार्टमेंट आपको आने ही चाहिए। अब जो भी प्लेयर आज क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई लड़की है या लड़का है, वो तीनों डिपार्टमेंट में फर्स्ट जॉब पे तो फोकस करेगी ही करेगी या करेगा। सो तीनों डिपार्टमेंट बोले तो तीनों डिपार्टमेंट की बात है कि बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग। क्रिकेट में 3 डिपार्टमेंट कहते हैं। तो अभी का क्रिकेट मॉडर्न क्रिकेट इसलिए है कि खाली जो फर्स्ट जॉब बॉलिंग है वो बॉलिंग नहीं करेगा, अगर उसने फर्स्ट जॉब बॉलिंग में 1-2 घंटा किया है तो 1 घंटा वो बैटिंग भी करेगा और फील्डिंग भी करेगा। तो ओवरऑल आप क्या हो गए, ऑलराउंडर जैसे हो गए कि कभी आप टेल अंडर या मिडल ऑर्डर से लेके नीचे लोअर ऑर्डर तक बैटिंग आया, या पार्ट टाइम किसी को बॉलिंग भी दे दी बैटर को, तो अगर उसको जैसे कहते हैं ना मेन बॉलर कभी आपके फेल हो गए, अभी सिचुएशन मैच के हिसाब से फंसा है तो किसी को पार्ट टाइम बॉलिंग करवा दी, तो जो बैटर है वो पार्ट टाइम बॉलिंग भी सीखेगा, जो बॉलर है वो बैटिंग भी अच्छी सीखेगा। तो ये 3 डिपार्टमेंट जो जिसमें अभी सब सीखते हैं। और मेरे टाइम की जो कहते हैं ना सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे अफसोस है कि मैंने बैटिंग अच्छी कर ली होती। तो कहते हैं ना कि अच्छा इसकी बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, इसको भले बॉलर है पर इसको ले लीजिए, भले जगह नहीं है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ना सिस्टम की कोई वो है, मैंने इसलिए डेस्टिनी वर्ड यूज़ किया कि कई बार हमारे साथ राइट टाइम नहीं होता, हम मेहनत तो करते हैं, पैसन तो है, लेकिन एक डेस्टिनी कभी कभी वहाँ तक हमें पहुँचाती नहीं है, तो मैं डेस्टिनी पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मेरे मन में आपकी एक वर्ड से डेस्टिनी से एक सवाल आ रहा है। आज भारत में मैक्सिमम बच्चे क्रिकेट की तरफ जाते हैं, चाहे वो गली मोहल्लों में खेलते हो, चाहे वो बेटे हों बेटियां हों। क्रिकेट एक तरीके से वर्शिप किया जाता है। ऐसे में जब आप कहते हैं कि भाग्य, डेस्टिनी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, सिर्फ टैलेंट पे जब हम जोर देते हैं, तो क्या टैलेंट काफ़ी है इंडिया में किसी भी सक्सेस या किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए? ये कई और चीज़ें भी मैटर करती हो। टैलेंट तो काफ़ी नहीं, टैलेंट तो चाहिए। एक चीज़ समझिए, अगर आप ये बोलेंगे टैलेंट है लेकिन वो 2 घंटा बैठा रहा, मेरे पास तो टैलेंट है ना, मैं जब भी बैट उठाऊंगी या उठाऊंगा मैं तो मार देता हूँ ना, शॉट्स खेल लेता हूँ ना। नहीं, टैलेंट है लेकिन उसको हर बार जैसे कहते हैं ना, उसको निखारना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उससे तराशना पड़ेगा कंटिन्यू। अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करता और ऐसे बोलता है मेरा तो सिलेक्शन हो जाता है, मैं तो टैलेंटेड हूँ, मैं तो जब भी बॉल या बैट हाथ में पकड़ता हूँ मैं तो ये कर लेता हूँ या तो कर लेती हूँ, तो टैलेंट काफ़ी नहीं है। अपने टैलेंट काफ़ी नहीं, खाली टैलेंट काफ़ी नहीं है, टैलेंट के साथ साथ उस टैलेंट की हर रोज़ प्रैक्टिस करना, उस टैलेंट को और कैसे हम अभी के माहौल में ले आए, अभी के माहौल में उसको तराश के रख के, या जब भी ज़रूरत पड़े तो ऐसा नहीं हम उसका अच्छे वे में यूज़ कैसे कर पाएँ, क्योंकि टैलेंट तो सबके पास है ना। आज हमारी टीम में देखिए, इंडिया टीम की बात हो, वुमेंस की बात हो या मेंस की टीम, सब सारे 1 से 10 से 12 डगआउट में जो बैठा है वो भी टैलेंटेड है, तो वो क्यों डगआउट में बैठा है और प्लेइंग 11 क्यों अलग खेल रहा है? टैलेंट नहीं होता तो वो डगआउट में भी नहीं होते। शायद कभी कभी किस्मत जोर देती होगी, जैसे अभी सूर्यवंशी एक लड़का 14 इयर्स का, आई थिंक सबको ऐसे मौके नहीं मिले आज तक हमारे क्रिकेट में, पर वो एक लड़का ऐसा है जो चमक गया, जिसने एक तरीके से
जो परफॉर्म किया उसके बाद Yes. अचानक उसको मौके मिल गए। पर क्या सब सूर्यवंशी बन सकते हैं? क्या सबको लगता है कि अगर मैं अच्छा बैट कर लेता हूँ या अच्छी बॉल कर लेता हूँ, मैं सूर्यवंशी हूँ, मुझे ऐसे ही मौके मिल जाएंगे? नहीं, सब देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्रिकेट की अगर खास मैं बात करूँ, पर्टिकुलर क्रिकेट गेम की हम बात करें तो माइंडसेट से खेलना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। क्योंकि माइंडसेट ही वैभव सूर्यवंशी को बनाया है। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी जैसे तो कई प्लेयर हमारे रणजी ट्रॉफी से लेके डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आप अगर तरासेंगे तो इतने टैलेंटेड प्लेयर्स भरे हुए हैं कि जो शायद वैभव सूर्यवंशी से भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा बैटिंग करते हैं, अच्छे एरियल शॉट्स मारते हैं उनसे। मतलब मैं अलग वे में कंपैरिजन कर रही हूँ कि माइंडसेट की बात है। वैभव सूर्यवंशी का एक अलग लेवल पे, जैसे गॉड गिफ्ट उनको भी हम कह सकते हैं, माइंडसेट ही अलग है। उन्होंने कभी देखा नहीं कि सामने बुमराह है, पैट कमिंस है, हमने आईपीएल में देखा, वो फियरलेस खेल रहे थे। तो वो किस तरह से खेल रहे हैं, उनके माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, मुझे गेम को यहाँ पहुँचाना है। तो उनका एक डेडिकेशन, उनका फोकस, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस एंड माइंडसेट। क्या ट्रस्ट लेवल रहा होगा उसका अपने ऊपर कि उसे न बुमराह से डर लग रहा हाँ। है, न किसी और खतरनाक बॉलर से डर लग रहा है, उसे इंटरनेशनल प्लेयर के सामने नर्वस नहीं फील हो रहा है, और वो परफॉर्मेंस देने की जब बारी आती है तो जी। वो नर्वस नहीं हो जाता, वो ब्लॉक नहीं हो जाता, वो बस खेल रहा है। आज भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं, जैसे हम वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं कि एक तो वो माइंडसेट के साथ फियरलेस बैटिंग करना, फियरलेस प्लेयर रहना और प्रेशर नहीं लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब आप खेल रहे हैं किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना। जैसे आपने कहा ना कि मैं इतने महान बॉलर, लेजेंड बॉलर्स के सामने आप कोई प्लेयर ऐसे होते हैं जो बैटिंग में आते हैं, अरे आज बुमराह के हाथ में बॉल आ गई तो वो वैसे ही कांपने लगते, कांपेंगे। अच्छे अच्छे बैट्समैन ले लीजिए, लेजेंड बैट्समैन वर्ल्ड के, कि अगर बुमराह सामने बॉल डाल रहा है, अच्छे ऑस्ट्रेलियन है, इंग्लैंड प्लेयर के जैसे जोफ्रा आर्चर, कोई भी नाम लीजिए आप, दुनिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलर भी अगर बॉल डाल रहे हैं, किसी के हाथ में बॉल आ रही है तो सब कांपेंगे, बैटर थोड़ा नर्वस होगा। पर यही चीज़ वैभव सूर्यवंशी को अलग बनाया कि एक तो फियरलेस, अंडर प्रेशर होके नहीं खेले, और उनका एक माइंडसेट, पॉजिटिव जो माइंडसेट था, बस मैं खेलूँगा। और ये इतनी छोटी उम्र में उनकी ये मैच्योरिटी दिखाती है। तो क्रिकेट में यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे गर्ल्स क्रिकेट की बात करें या मेंस क्रिकेट की, कि प्रेशर नहीं लेना है। पहली चीज़, आप फोकस रखिए, आपको जो नेचुरल, जो ज़रूरी नहीं है हर बॉल पे आप 4 या 6 मारें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। आजकल बच्चे कहते हैं कैंप में भी आके हमको कि मैम हमें तो इसने ये शॉट मारा था कल आईपीएल में, हमें ये स्टाइलिश शॉट सिखाइए, इनोवेटिव या फैंसी शॉट सिखाइए। कोई डिफेंस और ड्राइव में जल्दी बिलीव नहीं करता है। एक फास्ट क्रिकेट हो गया, आई थिंक क्रेजी हो गया। सबसे ज़्यादा दिमाग में यही थॉट आता होगा कि मुझे जल्द से जल्द कॉपी करके सक्सेस। या पर जो आप ये बात नेचुरल माइंडसेट की, माइंडसेट, वो क्रिकेट से बहुत दूर है। वो एक कोच ही सिखा सकता है कि आप कैसे अपने आप को लेकर चलो। क्या रेफरेंस मैटर करता है कि अगर आपको कोई जानता है, कोई क्रिकेटर से कांटेक्ट है आपका, किसी बोर्ड चेयरमैन, किसी और से कोई रास्ता जो आपको थोड़ा सा आगे ले जा सकता है? क्या ऐसा कुछ होता है? आपने कुछ ऐसा महसूस किया? देखो, अगर कोई भी फील्ड हो, आप भी जानते होगे, मैं भी पूरी, कि हर किसी वो सिक्के के दो पहलू है, एक नेगेटिव साइड है और एक पॉजिटिव साइड है। आप क्रिकेट की हम अभी बात कर रहे हैं, आपने रेफरेंस की बात की, तो रेफरेंस आप किस तरह से देखते हो, मैं ये मानती हूँ कि अगर आपने बोला आप मेरे 10 या 15 या 20 सालों से फ्रेंड है, या कई सालों से आप मेरे फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर उनके कोई बेटी या बेटा अच्छा क्रिकेट खेलता है, प्राइवेट में जा रहा है या कहीं पे भी जा रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि आप उनको रिकमेंडेशन करोगे। एग्जैक्टली, एक नेचुरल है किसी तरह से एक मौका मिल जाए कि भाई ये अच्छा खेलता है, आप ज़रा देख लीजिए इसको, या तो ट्रायल में देख लीजिए या उसका टैलेंट देख लीजिए। तो मैं यहाँ ये कहती हूँ कि रेफरेंस लोग गलत तरीके से समझते, रेफरेंस को गलत तरीके से ना देखते हुए इस तरह से देखिए कि किसी ने मुझे किसी का टैलेंट देखने के लिए बुलाया है या बोला है,
या मुझे इस सो एंड सो लड़की या लड़के का टैलेंट देखना है। तो टैलेंट देखना, किसी के रेफरेंस के थ्रू देखना, वो तो कोई बुरी बात नहीं है ना। वरना कहते हैं ना कि सोना कैसे निकलेगा मिट्टी में से। बिल्कुल। आप खादान में जाओगे नहीं, खोदोगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि इसमें था। मेहनत तो करना मेरा पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यही है कि एक अच्छा प्लेयर है और आप उसको इसलिए नकार दे रहे हो कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है, हाँ, आपने देखा नहीं उसको, आपने साइड ये भी होता नहीं है। किया, उसको सेलेक्ट भी नहीं किया। ये ना एक ह्यूमन माइंड भी है। देखिए कई बार क्या होता है, कोई कोचिस हमारे पढ़ाई में भी आता है, मैंने जब पढ़ा है, कोर्स किए हैं कोचिस के, कि बहुत सारे माइंडसेट के कोचिस होते हैं, जी। टाइप्स ऑफ कोचिस होते हैं। कई होते हैं अच्छा मेरे साथ रेफरेंस लेकर आए हूँ, तो वो ऐसे देख लेंगे, अब भेजना। टू बी वेरी फ्रैंक, कोई होता है ठीक है देख लेंगे, तो तुरंत देख लेते हैं। पर एक बार देखना किसी को, चाहे वो रेफरेंस से आया हो या ना आया हो। मेरा मानना है अगर किसी ने बोला है कि ये अच्छा क्रिकेट खेलता है, एक बार देखिए आप, जब भी बुलाए तभी, तो उसे देखो ज़रूर, क्योंकि हिडन जेम उसी में से मिलता है। बिल्कुल। और आप देखोगे नहीं तो आपको कभी पता तो नहीं वो कभी पता नहीं चलेगा। और मैं मेरी एक बॉडी लैंग्वेज या मेरी पर्सनालिटी कि आई एम सो एंड सो, मैं इस लेवल का ये हूँ, मैं अभी नहीं, मतलब एक एज अ नेचुरल बात करें तो, और मैं उस टैलेंट को बोलूँ और उसको इग्नोर करूँ और उसको बुलाऊँ ही नहीं, बस। तो मैं ये मानती हूँ कि ये मेरे लिए सही नहीं है। जिग्ना जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि गांव-गांव में क्रिकेट खेला जाता है। क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि कोई गांव से निकला हुआ बच्चा जो सुविधाएं नहीं है बहुत ज़्यादा, पर उसको बहुत अच्छे अवसर मिल गए हो? क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपने पिछले कई सालों के क्रिकेट को देखते हुए पाया हो कि ये कहाँ से आप कहाँ तक पहुँच गया? क्या ऐसा कुछ देखा? ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमारे क्रिकेट में भी है। हाँ, कि हम मेंस में भी देखिए या वुमेंस में अभी तो कितनी लड़कियां हैं, नाम लूँगी तो थक जाएंगे, मतलब कि हमारी अभी इंडियन वुमेंस क्रिकेट में भी कई लड़कियां ऐसी हैं जो वेरी लो बैकग्राउंड में से आए हैं और हायर लेवल तक अभी खेल रहे हैं, जिनके फादर मदर ने बहुत सपोर्ट किया हुआ है। मेंस क्रिकेट में तो सो मैनी एग्जाम्पल, जैसे हम जायसवाल की बात करें या रिंकू सिंह की बात करें, इतने सारे, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो लो बैकग्राउंड से, या जहाँ हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये एक दिन इतना महान क्रिकेटर बनेगा और पूरा वर्ल्ड इनको जानेगा। तो क्रिकेट को अगर क्रिकेट ना देखते हुए एक फील्ड, एक करियर और अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा, अब वो जैसे आपने पिछला सवाल किया ना, रेफरेंस और टैलेंट, जी। ये देखिए, अगर किसी ने रिंकू सिंह को नहीं देखा होता, अगर किसी ने वैभव सूर्यवंशी को नहीं देखा होता कैंप में, अगर किसी ने जायसवाल को भी नहीं देखा होता, ऐसे तो मैंने कहा ना कि बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको बॉलिंग बैटिंग नेट्स में किसी ने नहीं देखा होता, तो आज ये लोग हमारे सामने ये लेवल पे नहीं दिखते। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड में या पूरी व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक तरीके से जेम पिकर्स हैं, जो अच्छे टैलेंट्स definitely. को पहचान लेते हैं, उनको मौका देते हैं, अवसर देते हैं। अभी तो बहुत सारे मौके देते हैं, बहुत सारे अवसर हैं, उनके लिए रास्ते खुल गए, करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। हमारे टाइम पे जैसे कि हम तो बहुत स्ट्रगल किया है, हमें तो मैच फीस भी नहीं, डेली अलाउंसेस क्या होता था, मैच फीस क्या होता है, हम तो एक ही जुनून से खेलते थे, हमें क्रिकेटर बनना है, हम मैच खेलने जा रहे हैं, हमको मैच खेलने से था। हमारी पॉकेट मनी से भी हमने कभी कभी पैसे निकाल के हम टूर किया, ट्रैवल किया है बिना रिजर्वेशन के। लेकिन अभी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव साइड बोलूँगी और रियलिटी बोलूँ कि करियर आप बना सकते हो, एक लेवल पे अच्छा खेलो तो आपका फैमिली स्ट्रांग हो जाएगा, बैकग्राउंड स्ट्रांग हो जाएगा। तो कहते हैं ना, नज़रिए का फ़र्क है। अगर आप उसको नेगेटिव वे से देखोगे तो नेगेटिव ही देखेगा, पर पॉजिटिव वे से देखोगे तो आप एक तो आपकी पैशन के साथ भी जुड़े हैं, प्लस आप उसमें अर्न कर रहे हैं, आपकी लाइफ सेट है, तो उसमें बुरी कोई चीज़ ही नहीं है। और अभी जितना सपोर्ट मिल रहा है मेंस क्रिकेट या वुमेंस क्रिकेट में, गोल्डन पीरियड, शायद आपके टाइम पे ऐसा नहीं रहा। गोल्डन टाइम। मुझे लगता है मैं अभी इस एरा में पैदा हुई थी, मुझे अच्छा लगता है कि हमारे टाइम पे T20 भी नहीं था, मैं T20 नहीं खेला, हाँ 2 डेज और ODI खेले हैं, फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, पर एक होता है ना कि T20 भी खेल लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट पेसिंग, थोड़ा फास्ट सा पेसिंग, ज़्यादा तेजी से अवसर मिलने के अवसर मिलते हैं। और क्रिकेट, खाली क्रिकेटर कोई भी होगा उस दुनिया में, कोई भी जो जेन्युइन क्रिकेटर है उसको पूछोगे ना
क्रिकेट लाइफ सिखाता है। ये गेम ही अलग है, इसके ऊपर कितनी भी किताबें लिखो, इसके ऊपर माइंडसेट, अफर्मेशन की बातें करें। जिग्ना जी लाइफ सिखाते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहा होगा? लाइफ सिखाता है मेरी नज़र से, अगर मैं कहूँ तो कभी जैसे कहते हैं ना, सोलो ट्रैवल नहीं करना। मतलब एक ऐसी लड़की जो मतलब फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली अगर कहीं बाहर जाएगी तो साथ में लेके जाएगी। लड़कियों को स्पेशली वैसे भी पहले सोलो ट्रैवल नहीं अच्छा, तो अगर आप क्रिकेट में आ गए तो सोलो ट्रैवल करना ट्रैवल भी हो गया। टीम के साथ कैसे जाते हैं, टीम बॉन्डिंग, लोग कई तरह के मिलते हैं, हर एक स्टेट में घूमे हैं, पूरा इंडिया देखा है, पूरे इंडिया में हर जगह जा जा के मैचेस खेलना, कितने लोगों से मिलना, कितनी डिफरेंट रिलीजन होते हैं, सबके नेचर अलग होते हैं, कितना कुछ सीखने को मिला है। स्ट्रांगली जब आप, भले टीम आपके साथ है, भले फैमिली आपके साथ है, लेकिन कभी आपका परफॉर्मेंस ख़राब हुआ तब आप अकेला महसूस करते हैं, तब आप खुल के किसी को कह नहीं पाते। मतलब इसको भी फेस करना है। अभी तो ये सोशल मीडिया हो गया तो सब ऐसे, पर हमारे टाइम में भले मोबाइल नहीं था, लेकिन कॉन्वर्सेशन करना, फ्रेंड्स के साथ बात करना, कितने फ्रेंड्स मिलते हैं, बातें करना। तो क्या ये सिर्फ क्रिकेट पे ही संभव है या किसी और स्पोर्ट्स में? नहीं, अभी सब मतलब पहले भी सारी स्पोर्ट्स में था, लेकिन क्रिकेट मैं ये मानती हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ और रह चुकी इसलिए नहीं नहीं, पर स्पोर्ट्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और जो भी बंदा स्पोर्ट्स पर्सन होगा ना, वो यही बोलेगा कि स्पोर्ट्स ने लाइफ तो सिखाई है। बॉक्स मक्कम मतलब अपने पे अड़ग रहना, कभी किसी चीज़ से डरना नहीं, हारना नहीं। आप अकेले भी किसी से भिड़ जाओगे, मैं सच में ये मानती हूँ और देखा भी है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, वो निडर ही रहेगा। तो एक तरीके से उसको डील एक कर- आदमी को पर्सनल डेवलपमेंट उसका हो गया है, डेफिनेटली स्ट्रांगली उसको बहुत अच्छा पर्सन बनाया। नर्वस नहीं होता ना। अभी जितने बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाओ ना, इतना अच्छा स्पोर्ट्स है, क्यों नहीं। आई गेस जी आज के समय में ये जो आपने स्टेटमेंट दिए स्पोर्ट्स में जाओ, यस, आई थिंक पेरेंट्स को जरूर सुनना चाहिए। पेरेंट्स Definitely. एक्चुअली इस चीज़ को अपोज करते हैं कि मैं तो ये भी मानती हूँ कि हर घर में हर पेरेंट्स को ये है कि लड़कियां आपकी हैं, उनको कोई ना कोई स्पोर्ट्स में तो डालो, उनको भेजिए। उनको जो भी स्पोर्ट्स में रुचि है उनमें आप उनको जाने दीजिए, उनको खेलने दीजिए। जीना जी, मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अभी पिछले दिनों हम एक कराटे टीचर से मिले, वो बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़ाता है। वो हमारे साथ मिल कर के 9 जुपिटर एकेडमी वो इस चीज़ को कर भी रहे हैं। गरीब बच्चों को, है ना, स्पेशली लड़कियों को वो सिखा करके सेल्फ डिफेंड का एक टेक्निक सिखाना चाहता बढ़िया। है। आज के समय में आप देख रहे हैं कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। जी, सेम थॉट प्रोसेस जो आपका है, स्पोर्ट्स में ले जाओ बच्चों को, ताकि उनको अपने आप को मजबूत करने का तरीका है। जी। मेरा अगला सवाल जो मेरे मन में आ रहा है जिग्ना जी, कि कभी आपने ऐसे लोगों को देखा जो डिजर्विंग ही ना हो और वो ऊपर चढ़ गए हों, उनको सक्सेस मिल गई हो, और आपने देखा क्रिकेट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको वहाँ होना ही नहीं चाहिए था? क्या ऐसा कभी हुआ? हाँ, जैसे मैंने अभी पहले कहा ना, लाइफ के 2 साइड है, तो डेफिनेटली ये भी चीज़ है। ये हो रही है? हाँ, हो रही है। मतलब कैसे, आप देखिए ना कि कई बार ऐसे देखते हैं हम लोग, तो कभी कभी हर रोज देखते हैं, यार इसमें इतना टैलेंट नहीं था पर ये तो यहाँ आगे पहुँच गए। वो फिर से मैं वही बात, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो बात फिर से डेस्टिनी पे ही आ जाती है। जैसे कई बार होता है कि इसकी जगह नहीं बन रही थी, पर ये तो कम टैलेंट के साथ, उसने कुछ मेहनत भी नहीं की है, इसने तो ये तो प्रैक्टिस, जैसे होता है ना, कुछ प्रैक्टिस नहीं की है, इतने साल से ही खेल रहा था फिर भी यहाँ तक पहुँच गया। तो मैं फिर से वापस वही चीज़ बोलती हूँ, थोड़ा डेस्टिनी रोल करता है। डेस्टिनी हमारे लिए, बिकॉज वी आर अंडर दैट स्कीम, है ना। हम मेहनत कर रहे हैं और हमें मिला नहीं मिला, अब हम उसको डेस्टिनी पे छोड़ चुके हैं। बट उसी डेस्टिनी के ऊपर एक चांस देने वाला, अपॉर्चुनिटी देने वाला बैठा है, जो ये खुद पिक कर रहा है मुझे जिग्ना जी को लेना है और किसी को नहीं लेना है, क्योंकि हमें मिला इसलिए हम डेस्टिनी मानते हैं। पर ऊपर वाला तो जानबूझ के शायद कोई चीज़ पिक पॉइंट कर रहा है कि जिग्ना नहीं, इसको लेना है, इसको नहीं, उसको लेना है। इसको कैसे देखना चाहिए कि ऑब्वियसली हमारे लिए तो कुछ भी हो सकता है, पर फिर से मैं इस बात को यही कहूँगी कि एक कहावत ही है ना, जैसे आपने भी सुनी होगी, कि हुआ तो अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो और अच्छा हुआ। ओके। पर
है, कई कहते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव साइड है। कई बार हमारे आँख के सामने हम देखते हैं कि सो एंड सो प्लेयर में या किसी में टैलेंट नहीं था, पर वो किसी के रेफरेंस की अभी हमने बात की या कोई भी रीज़न से वो वहाँ पहुँच गया। वही। तो हम जो काम कर रहे हैं वो हम अपना काम करेंगे, हम जो करें वो करें। अब उसको जहाँ जाना था लाइव उसको जो ले गए, तो यही है कि जो हुआ तो अच्छा हुआ और नहीं हुआ तो और मुझे अच्छा लग रहा है मैं आज की जिग्ना से बात कर रहा हूँ कि 20 साल बाद चीज़ों को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे देख चुकी है। अगर मैं 20 साल पहले 2008-9 की जिग्ना से बात करूँ, जो एकदम इस पैशन से भरी हुई थी कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना था, शायद कुछ और उत्तर होता। नहीं, तब मैं उत्तर अभी बोल दूँ तब मैं हाँ ऐसे बोलती मेरा क्यों नहीं हुआ, जी 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 मम्मी पापा आपने मुझे भेजा नहीं। मैं आपको फ्रेंकली बोलूँगी, जी। तो उसमें कोई मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। अ, तब वो कहते हैं ना यंग हमारा जो था, तब कई चीज़ों का हमारे पास नॉलेज कम था। अभी मुझे इसमें 26 साल हो गए क्रिकेट के साथ जुड़े जुड़े हुए। तो ये जो 26-25 इयर्स का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने प्लस माइनस देखा कि अगर कहीं कोई चीज़ नहीं ले जाती तो उसका क्या होता है, और कहीं हम पहुंचना चाहते थे उस टाइम पे, तो एक वे ऑफ थिंकिंग है। तब मुझे डेफिनेटली मुझे भी ये लगा था कि मुझे भगवान तूने क्रिकेटर नहीं बनाया ना, अब ऐसे कहते हैं ना मन में मानता मान लेना मुझे ये मैं बच्चे मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे ये चढ़ा देंगे, वैसे ही हालत था मेरा। आई थिंक आज की बच्ची इसी जिग्ना को देख रही है, जिन्हें लगता होगा आज क्यों नहीं मिला, आज हाँ, मौका अवसर और क्यों था उस टाइम पे यही चीज़, जैसे आपने अच्छा निकलवा लिया मेरे तो उस टाइम यही था, मम्मी पापा को भी रो रो करना कि मुझे अगर मैं नहीं बनी क्रिकेटर तो उसके अलावा मेरी लाइफ ही नहीं है, और मुझे सिलेक्ट भी होना है, मुझे खेलना ही है, चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े। तो मैंने वो किया, मेरा अपना टैलेंट उसको निखारा। मैं फील्डिंग में थोड़ा पुअर थी, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा बोल दूँ। तो फिर 2 साल जब मैं वेस्ट जोन खेल रही थी ना, तो मेरे कैप्टन ने बोला कि जिग्ना आपको फील्डिंग अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि कई कैचेस मैंने ड्रॉप किए थे। तो मुझे लगा कि अरे फील्डिंग की वजह से मेरा सिलेक्शन ना हो, ऐसा कभी होने नहीं दूंगी Exactly. मेरे में ये कमी है, मुझे बोल दिया 2 मैचेस में मैंने कैच ड्रॉप किया, तो तब रियलाइज़ कराया। तब इतने जो कैप्टन और सीनियर थे वही कैचेस देते थे, कोई कोच हमारे पीछे खड़ा नहीं रहता, जैसे आज 1-to-1 कोचेस खड़े रहते हैं, आज प्रॉपर 3-4 घंटा बच्चे जैसे हायर लेवल पे कोचिंग लेते हैं, उतना कुछ नहीं था, बस सर्कल में आइए ये करिए वो करिए और घर जाइए। पर उस टाइम पे ऐसा सोच लिया कि नहीं, फील्डिंग की वजह से कभी सिलेक्शन ना हो, ऐसा होने नहीं दूंगी। तो ये पैसन था, ये जुनून था, और उस जुनून से इतना आगे तक खेले, और नहीं होता तो पूरी रात दिन भगवान की माला, नहीं नहीं होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो पता नहीं भूचाल ला देंगे आई थिंक ये पैशन ही है जो बहुत ज़रूरी है हाँ। किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए आगे बढ़ने के लिए। पिछले कुछ सालों में तो वुमेन्स क्रिकेट आप देख रही हैं बहुत अच्छी तरफ जा रहा है, पर एक वो टाइम भी था जब आपने देखा, और उस टाइम में वुमेन्स क्रिकेट को आपने बोला भी कि टीवी पे नहीं दिखाते हाँ। थे, सिर्फ मेंस क्रिकेट दिखाते थे। तो कभी आपको लगा उस टाइम पे 2001 से 8 के बीच में जब आप स्ट्रगल कर रही थी, आप आगे बढ़ रही थी, कि आप इनविजिबल रह गए, आपके मेहनत के बावजूद भी किसी ने आपको नहीं देखा, आपके प्रयासों के बाद भी आपकी उस अच्छी टेक्निक को या अच्छे काम को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, हुआ, मेरी टीम में से हुआ कि मतलब कैसे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि मेरा एक फोकस था, मेरा माइंडसेट था कि मैं बॉलर हूँ, मेरे हाथ में जब गेंद आएगी मैं विकेट निकाल के दूंगी। जब हमारा एक डिस्ट्रिक्ट का मैच था और एक स्टेट का मैच था, तब ऐसा हुआ कि मुझे 2 मैच नहीं खिलाए गए। मैं टीम में थी, इन 11 ही खेल रही थी, पर तब ये हुआ कि नहीं, आपकी बॉलिंग आपको रिजर्व है, मतलब आप टीम में है लेकिन मेन बॉलर को ही बॉलिंग नहीं मिल रही है। अच्छा। और मेरा सबको पता था कि अगर जिग्ना के हाथ में उस टाइम के बाद, जैसे मेरी प्रैक्टिस थी उस टाइम पे जो क्रिकेट था, कि मेरे हाथ में अगर बॉल आया तो मैंने विकेट तो लेना है, मैं विकेट टेकिंग बॉलर, ये गारंटेड था। और मैं ये प्राउडली नहीं बोल रही हूँ आपके पॉडकास्ट में, या मैं अपने हुनर का वो नहीं कर रही, पर एक मुझे जो होता है ना एक थोड़ा अपनी मेहनत पे विश्वास, अपने फोकस पे विश्वास, कि यानी अगर आप कर सकते हैं, वी आर नहीं, मतलब- ओके विद इट। कि मुझे था ये कि मैंने गेंद लिया, तो जैसे होता है ना कि वैभव सूर्यवंशी मार दिया, मार दूंगा मैं 100 बना लूंगा, तो मुझे था बॉल दिया ना तो मैं विकेट लूंगी। और 2 मैच बैठे रहना मतलब बॉलिंग नहीं देना, तो यानी आप
आपका नेशनल तक जो स्कोर शीट होती है ना, वो आपके स्कोर के बेस पे तो जाते हैं सिलेक्शन में। Exactly. अब आप 2 मैच में बॉलिंग नहीं किया, मेन बॉलर हो के, आपको पता नहीं कोच और कैप्टन ने किस वजह से बिठा रखा। नहीं नहीं, अभी कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग बैटर आएगा तो आपको बॉलिंग देंगे, पर उस चक्कर में उस दिन मेरे दोनों ही मैच वेस्ट हो गए। तो कई बार दूसरी बार जब मुझे सिलेक्शन में जाना था तो उसी की वजह से मैं सिलेक्शन में नहीं जा पाई, क्योंकि टीम जो नेशनल सिलेक्टर क्या देखते हैं, कंसिस्टेंसी, आप कितने मैचेस डिस्ट्रिक्ट में खेले हैं, स्टेट में खेले हैं, आपका परफॉर्मेंस, आपकी स्कोर सेट, हर मैच में खेलना, हर मैच में मुझे बॉलिंग मिली होती, हर मैच में इकोनॉमी अच्छी रही होती, हर मैच में मैंने विकेट लिया होता, तो मेरा कंपैरिजन किसी के साथ तो होता ना। पर 2 मैच मैं विदाउट बॉलिंग ऐसे खाली फील्डर के तौर पे रही, उससे तो आपका तो मेरा जो ग्राफ था नीचे आ गया। और मुझे उस टाइम पे जेन्युइनली एक मेरी वन ऑफ माय अभी की इतनी पक्की दोस्त है, बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो बेंगलोर में रहती है, लेफ्ट आर्म बॉलर थी। वो लेफ्ट आर्म बॉलर थी, उसकी वजह से उसको बॉलिंग दिया गया, उसको अवार्ड भी मिला। फिर मैं आज भी ताने मारती हूँ कि वो अवार्ड मेरा ही है। तुझे जो बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला है, तू मेरा अधिकार ले गई। तो मेरा अधिकार ले गई। तो इस वजह से भी सेकंड सिलेक्शन में नेशनल तक जाते जाते वो एक स्टेप होता है ना, एक स्टेप छूट गया। और ये इतना चुभता है ना, आज भी रात को कभी याद आता तो सच में नींद खुल जाती है कि इंडियन जर्सी क्रिकेटर ना पहने तो उसकी बात ही, मतलब मुझे ये लगेगा मेरी लास्ट ब्रेथ तक, अगर मैं पूरा दिन क्रिकेट करती हूँ, मेरी फैमिली को तो पता ही है कि ये कितनी पागल है, लास्ट ब्रेथ तक अगर मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी क्रिकेट के बारे में सोचा ना, वैसा दिन नहीं होगा। ये तो मेरी रियलिटी है, मेरी लाइफ की बहुत से लोग आपसे इस वक्त मेरी रियलिटी एग्री है। कर रहे होंगे जिनके खून में क्रिकेट बसता है, जिनके अंदर क्रिकेट बसता है। और वो जर्सी जो एक स्टेप से मिस हो गया ना, चलो कोई आज सुन के ये बोलेगा कि नहीं नहीं बहुत स्ट्रगल होता है, ऐसे कैसे पहुंच जाते इंडियन, नहीं, पर वो मुझे पता था कि अगर मुझे वो राइट अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे मिल जाती तो आज मैं अलग ही होती, जीवन बदल जाता पर उसको मैंने 2015 में डाइवर्ट कर दिया है। कि मैंने तो मेरे किसी वजह से मेरा नाम पीछे भले रहे, मेरा नाम कोई ना ले, पर मैं किसी को ऐसा अपलिफ्ट करूं कि वो एक दिन ये जर्सी पहने, तब मुझे लगेगा कि मैंने वो जर्सी पहन ली है। अभी कुछ सालों पहले से, मेरे ख्याल से 2017 के बाद से लेके वुमेन्स क्रिकेट थोड़ा सा लाइमलाइट में आया, लोग उसको देखने लगे, लोग उसको अप्रिशिएट करने लगे। उससे पहले तक वुमेन्स क्रिकेट को वो दर्जा नहीं मिला। आपकी नज़र में क्या कारण रहे होंगे कि इतनी देर लगी वुमेन्स क्रिकेट को आने, जबकि आप तो इतने पहले से क्रिकेट के जुनून से भरी हुई थी, हज़ारों बच्चे भरे रहे हो। काफ़ी टाइम लगा, आप भी देखेंगे, हिस्ट्री निकालिए आप, डायना जी की बात करें, शुभांगी जी की बात करें, अभी जो बोर्ड में हैं बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं हमारे सीनियर्स, उनकी बात करें तो उनके टाइम पे कहा, जैसे कहा ना, टीवी में भी मैचेस नहीं दिखाते थे, तो पेपर में कहाँ आता था कि आज महिला क्रिकेट का ये मैच था तो ये स्कोर आया, मतलब नाम से आया, ऐसा कहीं न्यूज़पेपर में नहीं, या रेडियो में भी कभी नहीं बोला गया होगा कि आज ये मैच था वुमेंस का और यहाँ खेलने गए थे। वो ट्रैवल भी वो अपने से करते थे, कई बार तो ट्रैवल स्किप करना पड़ता था क्योंकि उनको देने के लिए पैसा ही नहीं, ना पैसा ना सुविधा, कुछ नहीं, सुविधा भी नहीं, अपने पॉकेट मनी से वो लोग जैसे और ये आसान नहीं होता है कि आप सोचिए कि अपनी पॉकेट मनी से आप स्पोर्ट खेल लेंगे। और 15 लड़कियां हैं तो 15 लड़कियों के घर से पॉकेट मनी देने के लिए भी पेरेंट्स राजी नहीं होते। चलो 3-4 जने, तो वो कितना स्ट्रगल ही है ना, वन काइंड ऑफ स्ट्रगल ही है। आपको क्रिकेट खेलना है, आप जाओ अपने पैसे से, ऐसा तो थोड़ी था। इवन पहले मेंस क्रिकेट की बात करें तब उनके पास भी इतना ट्रैवलिंग कहाँ था, मैनेजर्स अलॉट नहीं होते थे। तो हाँ, 10-15 साल पहले क्रिकेट की जो बात करें वुमेंस क्रिकेट की तो वो अलग था, लेकिन मैं बात करूँ 2017 के बाद जो लाइमलाइट मिला धीरे धीरे, और थैंक्स टू लेजेंड फॉर्मर वुमेंस क्रिकेट प्लेयर, कितने नाम ले जो स्ट्रगल करके क्रिकेट को, वुमेंस क्रिकेट को यहाँ तक लाए, वो आज हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आज बोर्ड के अंदर जो डायना जी काम कर रहे हैं, शुभांगिनी जी काम, मतलब कितने नाम जो वुमेंस क्रिकेट को यहाँ तक लाए हैं, जो पायोनियर कहलाएंगे, जो स्तंभ है। उनके बाद मैं करण, थोड़ा सा झूलन गोस्वामी है, मिथाली राज है, ये लोग लेजेंड।
उनके आने से, उनके कंसिस्टेंसी खेलने से, उनके वुमेंस क्रिकेट में इतना पैशनेट होने से, उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्रिकेट खेलने से, उन्होंने गिव अप कहाँ किया? नहीं किया। वो खेलते ही रहे जो मिला, जितनी फैसिलिटी मिली उसमें वो लोग खेलते ही रहे, खेलते। वुमेंस क्रिकेट को कहीं ना कहीं वो पैशनेट से आगे लाने की कोशिश कर रहे थे, जो आज तक चल। और अभी यंग जनरेशन की बात करें, हरमनप्रीत की बात करें, स्मृति मंदाना, यंग जनरेशन के हाथ में आज वुमेंस क्रिकेट तो परचम लहरा रहे हैं बहुत सुंदर। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी भी उन। और आपने कहा अगर आप अभी दोबारा से मौका मिलता हाँ, मैं तो जाती, जीवन कुछ और होता। मैं आज भी डाल दे वो WPL में, अगर मुझे बॉलर के तौर पे ले ले तो मैं खेल ही लूँगी। अरे वाह, क्यों नहीं खेलेंगे? बहुत सुंदर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत साल लग गया वुमेन्स क्रिकेट को ऊपर आने में, तो क्या आपको लगता है कि अब सच में उन्हें इक्वालिटी मिल रही है, बराबरी मिल रही है, या फिर जो हम लोग देखते हैं स्क्रीन से बाहर वो सिर्फ एक मार्केटिंग है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है? आपको क्या मतलब, आपका एक्सपीरियंस क्या कहना है? देखिए, जैसे पहले की बात की लो, 10-15 साल पीछे जाएंगे तो डेफिनेटली स्ट्रगल था। ओ, इक्वालिटी की बात करें या मैच फीस की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंसेस था। पर थैंक्स टू क्रिकेट बोर्ड, मैं जेन्युइनली BCCI बोर्ड ने जितना काम किया, और शायद आपको पता ही होगा कि आई थिंक 3 या 4 साल हो गए, मेंस क्रिकेट वुमेंस क्रिकेट पैसों के मामले में इक्वल है। उनको जितनी मैच फीस मिलती, उनको ट्रैवलिंग का, उनको जितना भी, मेंस और वुमेंस क्रिकेट आज इक्वल हो गया। तो अब तो मतलब इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ गोल्डन एरा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी वुमेंस क्रिकेटर्स के लिए, वुमेंस क्रिकेट के लिए। ऐसा टाइम पीरियड पहले नहीं था। उनको जितनी फैसिलिटी मिल रही है, सेम एज वेल एज मेंस क्रिकेट, और उनकी जितनी मैचेस खिलाई जाती है, टूर्नामेंट्स डोमेस्टिक से लेके इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, पूरा कैलेंडर साल का भरा हुआ होता है। WPL आ गया, और WPL के आने से, जैसे कहते हैं ना हिडन टैलेंट, जैसे IPL में होते हैं हिडन टैलेंट, तो जो IPL जो मेंस खेलते हैं, जी, WPL जो वुमेंस प्रीमियर लीग, जिसमें जो पहले मतलब कहते थे ना कि इंडिया नहीं खेल पाए तो भी उनमें से टैलेंट मिलता है, तो WPL में से अच्छे प्लेयर्स को इंडिया के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी, इससे बड़ा गोल्डन पीरियड वुमेंस क्रिकेट के लिए नहीं है। तो अभी बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, अभी आपने रिसेंटली मीडिया में पढ़ा हो या सुना होगा कि आफ्टर मैरिज, मैटरनिटी लीव पे बच्चा आने के बाद भी आप फिर से क्रिकेट खेलना चाहे तो यस डेफिनेट, अभी रिसेंटली आप अभी पढ़ सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। तो ये जो जय भाई ने अनाउंस किया, मतलब कहते ना, ये जो पुराना एक सोच थे कि हाँ, आगे नहीं आ पा रही हैं, Yes. और जो अब आप बता रही हैं, Yes. ये तो बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा, इससे बड़ा चेंज क्या मिलेगा वुमेन्स क्रिकेट? हाँ, जो एक मानसिकता थी पेरेंट्स की कि नहीं गर्ल्स इतना ही तक क्रिकेट खेले फिर शादी हो जाए, या इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, इससे आगे आपका क्या फ्यूचर है। अब तुम पेरेंट्स भी देखते हैं कि कितना इंटरनेशनल ट्रैवल, वो खुद साथ में जाते हैं, वो जब वहाँ मैच होती है वहाँ पेरेंट्स भी जाते हैं, उनको खेलते हुए देखते हैं। हमारे टाइम पे हमारी मम्मी, मेरा कौन सा ग्राउंड था, मैं कहाँ खेलती हूँ, उसको पता ही नहीं था। ये तो बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा चेंज, मेंटालिटी चेंज हो गई, माइंडसेट चेंज हो गई, एक पॉजिटिव साइड जो वुमेंस क्रिकेट में है। और अभी मतलब वुमेंस क्रिकेटर को आप कमेंट्री में देखिए, आप वुमेंस क्रिकेट को बोर्ड में कहीं ना कहीं जॉब पे देखिए, जो फॉर्मर प्लेयर्स थे वो कितनी अच्छी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो इससे बड़ा मौका, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, मंच कौन? तो जितने जी, क्या मैं एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, जी। जिस तरह से ऑडियंस शायद अभी भी मेंस क्रिकेट को जिस तरह से देखती है, उसको एकदम भगवान का दर्जा दे देती है, वुमेंस क्रिकेट को वो दर्जा मिला नहीं मिला, पर क्या आपको लगता है कि आदमी मेल ये वुमेंस क्रिकेट को अभी भी अलग नज़रिए से देखते हैं? मैं आपको गलत साबित ठहराऊंगी। जी, जितनी IPL देखी जाती है, जितनी मेंस की मैचेस देखी जाती है, आज आप देखिए उतनी ही गर्ल्स वुमेंस की जितनी भी मैचेस आती है, टीवी पे आती हो, सोशल मीडिया पे, WPL आ रहा हो, ODI आ रहा हो, T20 वर्ल्ड कप था, पूरा देश देख रहा था। और आज T20 में हम बाहर निकल गए वर्ल्ड कप से अनफॉर्चुनेटली, तो हम सब मायूस है। उसमें मेंस ज़्यादा मायूस है, फैंस ज़्यादा 2025 में मायूस। जो ये अभी रिसेंट का 2025 ये मान लेना चाहिए कि मेंस बहुत ज़्यादा जो वुमेंस का क्रिकेट है, स्पोर्ट है, उसको अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ देख के खुश है। तो इक्वल ही हो गया कि क्योंकि अभी
जैसे कहा ना मॉडर्न क्रिकेट है तो उनके शॉट्स भी वही देखने को मिल रहे हैं। आज लड़कियां भी कितने अच्छे पावर शॉट्स खेल रही हैं। उनका क्रिकेट भी चेंज हो गया, उनका खेलने का तरीका भी अच्छा चेंज हो गया, वो इतनी मेहनत करके आगे आ रहे हैं। तो ऑडियंस कहिए, फैंस कहिए, आज वुमेंस क्रिकेटर के भी इतने फैंस हैं पूरे वर्ल्ड में, तो चाहे इंडियन वुमेंस की बात करें या कोई ओवरऑल, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। कि अगर आप एज ए क्रिकेटर लड़की ना पैदा हो के लड़का पैदा हो, उस टाइम पे आपको शायद आपका फ्यूचर कैरियर कुछ और रहा होता। आज की बात नहीं कर रहे। हाँ, अगर एक लेवल पे देखो, जैसे बोलूँ ना कि एक स्टेप नहीं जा पाई एक ब्लू जर्सी तक, तब मुझे ऐसा लगेगा हाँ तब लड़का होते थे शायद जल्दी क्रिकेट opportunity। कोचिंग से अपॉर्चुनिटी, कोचिंग और एक लेवल ऑफ एक थिंकिंग ऑफ माइंडसेट की जो हम बात करें तो वो इजी हो जाता। नहीं, जो एक बतौर लड़की के तौर पे जो क्रिकेट में घर से लेके कॉलेज से लेके स्कूल तक जो स्ट्रगल करना पड़ा, आगे बढ़ना पड़ा, सबको कन्विंस करना पड़ा कि मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे खेलने दो, यहाँ तक जाने दो, वो जो चीज़ लड़की एज अ बतौर मेरे साथ रही या किसी और किस एक कॉमन नज़रिए से देखे, हाँ वो एक थोड़ा शायद ना होता बस उस टाइम की बात है। अभी अगर लड़की है तो फॉर्चुनेट है और अभी जो लड़की है वो क्रिकेट में आना चाहती है तो वो तो बहुत फॉर्चुनेट है। आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इस वक्त लड़कों का सिलेक्शन मुश्किल है। हाँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लड़कियाँ हाँ, अगर मेहनती है, टैलेंट है तो talented है, तुरंत वो दिख जाती है और अवसर भी तुरंत मिल जाता है, तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। आपने भी थोड़ी देर पहले बताया कि आपने कोचिंग में कदम रखा, आपने देखा कि आप दूसरों का सपना पूरा करें, और कोचिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें अभी तक के हमारे संवाद में निकली हैं जो मैं चाहता हूँ कि इस दौरान हम लोग उस पर बात करें। चाहे वो माइंडसेट की बात हो, चाहे आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो पर आपको अगर अच्छा कोच नहीं मिला, या वो आपको 1-to-1 कोच नहीं कर पा रहा है, जी, या आपको सही दिशा नहीं दे पा रहा है, तो कोचिंग का कितना बड़ा किरदार है इसमें। गुरु का तो अपने शिष्य की बात करें या कोच की हम बात कर रहे हैं अभी क्रिकेट की, तो कोच का कोई फेवरेट नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। बतौर एज अब मैं कोच के रोल की बात करूँ और एज अ कोच मैं आपके साथ बात करूँ, मेरा ये पर्सनली मानना है कि कोच ये ना सोचे कि ये मेरे फेवरेट है जो अच्छा खेल रहा है या अच्छी खेल रहा है, कोई अच्छी लड़की है अच्छा क्रिकेट खेल रही है। फेवरेट इन द सेंस कि अगर वो सब प्लेयर्स को इक्वल देखेगा तो ही जस्टिस हो पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कई बार कोचिस ऐसे होते हैं, और है ही, रियलिटी भी है कि कई फेवरेट प्लेयर्स होते हैं तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उनको 1-to-1 के लिए साइड में, अच्छा तू इधर आ जाइए, आप इतने 50 बोल जाए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप देख लीजिए। कई बार ऐसी जगह कई कोचिस का ऐसा थोड़ा उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कि भाई ये अच्छा खेल रहा है तो इसको मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। कई बार जैसे नहीं, हमने स्कूल में देखा है कि अगर बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा है, जो पहला नंबर रह रहा है, उसको टीचर थोड़ा ज़्यादा उसको तवज्जो देंगे कि ये अच्छा पढ़ रहा है। अब जो जिसको नहीं आता उससे अरे तुम तो पढ़ो, अब ये करके लाओ, 5 बार लिख के लाओ, तुम्हें समझ नहीं आता, वो एक नज़रिया है। तो कोचिस के रोल में मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप हर प्लेयर को इक्वल तरीके से देखें, हर प्लेयर को, क्योंकि प्लेयर है ना अलग अलग होते हैं। कोई प्लेयर नेचुरली अलग होगा, फिजिकली अलग होगा, क्योंकि क्रिकेट में आपको बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अलग अलग माइंडसेट से देखेंगे। कोई क्रिकेट में फास्ट खेलना ही पसंद करेगा, कोई प्लेयर है तो धीरे खेलना पसंद करता है, किसी की बॉडी लैंग्वेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनकी पर्सनालिटी एंड बॉडी लैंग्वेज। कई प्लेयर होंगे, स्पेशली हमारे पास गर्ल्स क्रिकेटर जो है वो कई होगी तो बहुत साय होगी, वो क्रिकेट अच्छा खेलती है लेकिन इतनी साय है कि कई बार बातें भी नहीं करती, अंदर अंदर जो बातें होती है, एक टीम के साथ बातें होती है, एक कॉन्वर्सेशन होता है, एक स्पोर्ट्स बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, एक स्पोर्ट्स पर्सन एज ए क्रिकेटर आप कैसे दिखने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। और कोच वो देखता है जब भी उसके सामने कोई प्लेयर आता है तो उसे तो उसके सो एंड सो एक्सपीरियंस से पता ही चल जाता है कि ये प्लेयर कितना आगे बढ़ेगा, ये कितनी मेहनत करेगा। जैसे फिटनेस करवा लिया तो उससे ही पता चल जाता है कि ये कितना फिट है, कितना फिटनेस में जी चुराता है। मतलब अगर 4 राउंड बोले तो कोई प्लेयर होगा तो चुपके से 2 करेगा, कोई होगा तो 4 बोला तो 6 करेगा। तो अलग अलग माइंडसेट है, अलग अलग
वे ऑफ थिंकिंग जो उनकी प्लेयर्स की होती है उसको समझ के अगर कोच उसको उसमें ढाल के उसको क्रिकेट में आगे बढ़ाए, वो कोच सबसे बेस्ट है। और फेवरिज्म अगर कहीं चल रहा है या उसको 1-to-1 करा रहा है तो कई प्लेयर ऐसे होते हैं जिन्हें चांस नहीं मिलता, साइड लाइन हो जाते सोचता हूँ जिग्ना जी, जैसे आपके पास 10 बच्चे हैं, आपके लिए सब बराबर है, आप सबको मौका देना चाहते हो, पर सबकी तैयारी एक जैसी नहीं है, सबका इंटरेस्ट एक जैसा नहीं है, सबको वो सब नहीं चाहिए जो किसी एक को चाहिए। कोई एक चाहता है कि मैं सबसे ऊपर जाऊं, तो क्या उसको मदद करना जो भूखा है, जिसको भूख है ऊपर बढ़ने की, क्या इसे फेवरिज्म कहा जाना चाहिए? या इससे कोच खराब हो जाता है कि अगर देखता है कि कोई सच में मेहनत करना चाहता है, नो बस ठीक ठीक है, समझिए। तो आप एज ए कोच कैसे इस चीज़ को देखते हैं? डेफिनेटली होता है, ये रियलिटी है जो आपने बोला, वही रियलिटी है कि कई बार होता है कि एक प्लेयर होता है वो सच में बहुत मेहनत कर रहा है, जो 9 जन है वो इक्वल जो बोला वही करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं। तो कई बार एज ए कोच एक इंटरेस्ट हो जाता है कि ये बच्चा जो बोला है वो भी कर रहा है, उससे ज़्यादा एफर्ट भी कर रहा है, उसमें कुछ अलग ही पैसन दिखता है, और ऐसा हर रोज़ हमारे साथ होता है। तो ये फेवरिज्म नहीं है। हाँ, उसको फिर आप ये बोलिए कि आप एक लेवल आगे बढ़ चुके हैं, आप अच्छा कर रहे हो, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस और उसको तो होमवर्क आप दे दें। बढ़ाना भी चाहोगे, उसको तो आप डेफिनेटली, क्यों नहीं, क्योंकि जो आगे बढ़ना चाहता है, जो कई दूसरे प्लेयर्स के अलावा वे ऑफ कोई अच्छा ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो उसको कोच क्यों आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा, जब आप इंडियन जर्सी के बहुत नज़दीक थी और आपको मोमेंट नज़र आया कि अब शायद मैं आगे नहीं जा पाऊँ, और आपके मन में सपना आया कि 2015 में आपने बोला कि मैं किसी को तो आगे बढ़ाऊँ। जी, ये सपना एक कोच के मन में होता है कि मैं बहुत कुछ पाने के लिए मैंने दौड़ लगाई, पर वो मेरी दौड़ किसी कारण से अधूरी रह गई, पर मैं ऐसे 10 बच्चों को तो वो दौड़ लगवा सकती नहीं। तो हर एक कोच के दिल में शायद ये सपना होता है कि 10 जिग्ना तो बनाना ही है, हर किसी बच्चे में नहीं निकल सकता, जहाँ तक मुझे लगता है। वो आपको स्पोर्ट्समैन, वो डेडिकेशन, हार्ड वर्क या वो भूख किसी के अंदर दिखाई दे। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा आपके कोचिंग के समय के दौरान कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सच में बहुत अमेजिंग परफॉर्म करें? कैसा लगा? हाँ, क्योंकि आज 2015 से मैं जो अंडर विलेज बच्चों को क्रिकेट सिखा रही हूँ, जी, वो बच्चे जब मैंने शुरुआत की थी तो बहुत प्लस माइनस, मतलब नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड हुआ, इजी नहीं था। जी, आप मान लीजिए कि अंडर प्रिविलेज बच्चों को वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में उनको बोलना कि क्रिकेट सिखाया जाएगा, तो क्रिकेट के नाम से तो जैसे हमारे देश में जैसे है ना एकदम स्पिरिचुअल भगवान की तरह दूसरा धर्म मानते हैं हम लोग क्रिकेट को, तो बच्चे तो वैसे ही खुश हो जाएंगे, उनको पढ़ना नहीं है कि एक मैडम आई है फ्री में क्रिकेट सिखाएंगी और क्रिकेट बोला है तो उसमें आगे ले जाएंगे। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि मुझे अंडर प्रिविलेज बच्चों को क्रिकेट सिखाना है, बैक ऑफ माइंड में ये था कि ये इजी नहीं है, और तब मेरा इतना, जब मैंने शुरू किया मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं था इनके साथ, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो बस सोच के निकल पड़ी मुझे ये बच्चों को क्रिकेट सिखाना है एनी हाउ। और धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूल से लेके स्लम एरियाज से लेके बच्चों को ढूंढा, बच्चों को इकट्ठा किया, और कोई तो मतलब उनका बैकग्राउंड आप हम सब जानते हैं, थोड़ा मुंह में पान मसाला खाना, कोई ऐसा आया है, कोई लैंग्वेज भी अलग है, कोई चप्पल पहन के आया है, कोई बिना चप्पल के आया है, किसी का शर्ट ऐसा है, किसी का पैंट ऐसा है, और उनको ये सोचना कि प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाना। तो सबसे पहले तो जब मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ 3-4 महीने हुए, तब मुझे लगा कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे, और लिटरली मैंने घर आके बोला कि ये बहुत नहीं, बहुत कठिन है। जो मैं सोच रही थी, जो मेरा ड्रीम था, जैसे हमने बात की कि एक जर्सी, ब्लू जर्सी किसी को पहनते हुए देखना, मुझे पहनते हुए नहीं मिला, किसी में जिगना देखना, किसी को यहाँ तक पहुँचाना, वो भी क्रिकेट में। और शुरुआत तो बॉयज़ से होती है, लड़कियों को चाहती थी मैं पहले लड़कियों को ही फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना चाहती थी, पर लड़कियाँ इतनी क्रिकेट में आई ही नहीं। बहुत फिर मैंने बहुत कन्विंस किया स्कूल में प्रिंसिपल को, सबको,
कि गर्ल्स क्रिकेट मैं एज अ फीमेल कोच हूँ तो आप सेफ है ना, गर्ल्स कोच के साथ तो वुमन क्रिकेट कोच के साथ तो प्लेयर तो आएंगे, तब भी लड़कियाँ कम आती थी, बॉयज़ तो बहुत आ जाते थे, उनको मना करना पड़ता था, उनमें टैलेंट देख के उनको मना कर देती थी। ये जर्नी ईजी नहीं थी, पर मैंने ये मन में ठान लिया था कि शुरू किया है तो बंद नहीं करूँगी, ओके, चाहे उनका बैकग्राउंड, उनके साथ उनके पेरेंट्स के साथ डील करना। अब फ्री था, फ्री इन द सेंस कि आपसे बोल रही हूँ कि उनको फ्री ऑफ मैं प्रोफेशनल क्रिकेट सिखाना, बेसिक लेवल से, बैट कैसे पकड़ते हैं, बॉल कैसे पकड़ते हैं, पहले तो उनको क्रिकेटर बनाना, क्या एक क्रिकेटर एक स्पोर्ट्स पर्सन कैसा होता है, उसमें ही मेरा 1-1.5 साल लग गया। और उसमें कई प्लेयर ऐसे थे जो फ्री में सिखाते तो आज आए कल नहीं आए, डिसिप्लिन का इश्यू, लैंग्वेज का थोड़ा इश्यू, उनको मैं जितनी सीरियस थी ये काम को लेके उतने वो सीरियस नहीं थे, क्योंकि उनको सीरियसनेस कैसे आएगी, क्योंकि उनको तो ये मज़ा था ना कि ये तो क्रिकेट सिखा रहे हैं, हम खेलते हैं, उनको मैच खेलने से मज़ा था। जिसको खेलना है। हाँ, उनके लिए क्या था कि मैम आती है 2 घंटा कोई ग्राउंड पे ले जाती है, बैट बॉल लेकर आती है, जो मांगे वो देती है, किडबैक भी आ जाता है और हम तो मैच खेलते हैं। इससे अच्छा क्या है कि वो यही माइंडसेट था। रोज का खेलने का हाँ, मैंने यही ना हो। कई बार ऐसा भी हुआ कि कई पेरेंट्स को अब डर भी लगता था मेरे को। अब मैंने शुरुआत लेदर बॉल से इनको सिखाने की थी, उनको बैट कैसे पकड़ते, सब बेसिक से सिखाया, ग्रास रूट लेवल से। तो कहीं बॉल लग जाए, 1-2 बार ऐसा हुआ कि छोटा एक बच्चा था, उसको बॉल लग गई नाक पे, तब उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि आप ये इनसे डील कैसे करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी Safety। है बच्चों का। तो थोड़े मैंने रूल्स भी चेंज किए मेरे, कि इनको सिखाना है तो मुझे रूल्स बनाने पड़े। उनके पेरेंट्स को हर महीने समझाना कि स्कूल जाएंगे तो ही क्रिकेट सिखाऊंगी, रेगुलर आएंगे तो ही क्रिकेट सिखाऊंगी। ये सारे मैंने अपने काम के साथ, इस काम को जब मैंने शुरू किया तो डे बाय डे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने लगा मुझे, फिर मैंने सारे रूल्स बनाए, नियम बनाए, इनके साथ ऐसे करना है, ऐसे करना है। मानेंगे नहीं आप, 25 में से 2-3 बच्चे ऐसे थे जो रेगुलर आते थे, बाकी बहाने बनाते थे, आ जाऊंगा कल नहीं आऊँगा, फ्री किट बैग लिया, रियलिटी किट बैग लिया तो फिर आता ही मैं नहीं समझ था, सकता हूँ क्रिकेट का। शूज ले लिया तो फिर आना की बंद जो हो गया। सोच एक आम पब्लिक में है और एक प्रोफेशनल क्रिकेट हाँ। में, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और अंडर प्रिविलेज बच्चा को एक क्रिकेट प्लेयर बनाना, एक लेवल तक उसको ले जाना, मैं मानती हूँ मैंने तो 10 साल इनके साथ काम किया, इनमें से कई बच्चे आए गए। एक बच्चा था जो सीनियर लेवल पे एक बार मेरे साथ आया, 16 साल का तब था, बोला मुझे कुछ भी हो जाए, उसको कहीं पता चला होगा कि मैम फ्री में क्रिकेट सिखाते हैं या मैदान में कहीं पे भी, तो आया मैम मुझे सीखना है। तो मैं पहले पूछती थी, अगर अच्छा मतलब बैकग्राउंड एक लेवल पे अच्छा है तो मैं उनको मना कर देती थी, तो मैं साफ बोल देती थी, बोले नहीं मैम मैं भी यहाँ रहता हूँ, उसकी मम्मी कुछ लोहारी काम करती थी। तो फिर मैं लगा जेन्युइन है थोड़ा, उसको एडमिशन दिया। 2-3 और लड़कियाँ ऐसे थे जो जेन्युइनली क्रिकेट सीखने मेरे साथ जुड़े रहना चाहते थे। वो बच्चे एक लेवल तक डिस्ट्रिक्ट तक गए, प्राइवेट टूर्नामेंट्स खेले, मैंने उनको प्राइवेट टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जहाँ भी मैच चलता हो हम पार्टिसिपेट कराते थे उनको। तो कई बच्चों में फिर ऐसे 7-8, लेकिन कई सारे 10 साल में बच्चे ऐसे आए जिसने हाफ सेंचुरी मारी, जिसने 5 विकेट निकाले। तो जो मान लीजिए चप्पल पहनने से शुरुआत हुई थी, सोच से लेके मैदान से लेके ग्राउंड तक ले जाना, कि ये चेंजेस आए। और इनमें से 7-8 बच्चे ऐसे हैं आज हिडन लेवल पे एसोसिएशन में और डिस्ट्रिक्ट में जुड़े हुए हैं, अच्छी तरह से खेल रहे हैं। अच्छी तरह से खेल रहे हैं। तो मुझे सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मैं एक चीज़ और भी मानती हूँ, देखिए जी। कि रियलिटी तो मैं भी मानती हूँ, जी। कि मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि ये लोग कहाँ से आए थे और कहाँ तक गए। इनमें से मान लीजिए एक भी इंडिया तक गया, जब मुझे तो आज तो बहुत खुशी है कि वो डिस्ट्रिक्ट तक गए, माइनर टूर्नामेंट्स खेले, प्राइवेट में अच्छा, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। जीना जी, मेरे मन में 2-3 सवाल आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपने कोचिंग शुरू की, पर आपने स्लम्स के अंडर प्रिविलेज ऐसे गरीब जी। बच्चों के लिए ही कोचिंग शुरू की जो फीस नहीं भर सकते, जिनके लिए अवसर नहीं है।
और अभी आपने बताया कि उनमें से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल है हाँ। कि मैं बैट उठाऊंगा और मैं हाई शॉट्स मारूंगा, या मैं बॉलर हूँ तो मैं फटाफट जी विकेट चटकाऊंगा। उससे ज़्यादा खुशी उनके लिए कुछ नहीं है। देयर इज़ नो पीछे जो मैनेजमेंट होता है, एक पूरा गेम समझना, एक स्पोर्ट्समैनशिप, और आप उसमें लग गई, आप उन बच्चों को क्रिकेट समझाने में लग गई। मेरे दिमाग में एक विचार आता है कि एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन आप जैसा, उसने इतना बड़ा चैलेंज क्यों ले लिया? ऐसे बच्चों को क्यों सिखाना है जिसको ABCD नहीं आती? उसी को क्यों जिगना बनाना है? आप किसी ऐसे बच्चे को भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा सकती हैं जो शायद आपकी लाइफ आसान होगी, शायद आपका सिखाना समझ 10 टाइम्स बेटर होगा। आपका स्पोर्ट्स के लिए जो प्रेम है वो तो कहीं भी हो सकता है। तो इस लेवल पे ही क्यों चली गई आप? बहुत बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत गहरा सवाल है, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि जब मैंने शुरू किया ना घर से, मतलब थोड़ा लड़ झगड़ के, मना नहीं किया था मेरे पेरेंट्स ने कि हाँ जब तक खेलना है आप खेलो। तब मुझे याद है कि मुझे जब हमारा BCCI के अंडर मतलब मर्ज हुआ, वुमेंस क्रिकेट 2006 की बात कर रही हूँ, तो हाँ अपर मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। और तब स्पाइक्स, जो बॉलर होता है उसको स्पाइक्स के शूज़ पहनने पड़ते हैं, फुल स्पाइक्स। अब तो हम लोग तो स्टड वाले या रनिंग शूज़ पहन के, क्रिकेट का नॉलेज भी नहीं था ना, सेफ्टी क्रिकेट अवेयरनेस, इक्विपमेंट का नॉलेज नहीं, जो है सब एक जन वुमेंस में एक ही किट बैग था, 11 के 11, एक आउट हुआ, दूसरे का पहन लिया, तीसरे का पहन लिया। ऐसी सिचुएशन थी ना। ये बच्चों को ही सिखाना, ये बच्चों के पीछे ही मेहनत करना, इनको ही चुनना। मैंने कहा ना बहुत चैलेंज मैंने देखे हैं 10 साल में, बहुत अप डाउन्स देखे हैं। एक लेवल पे मैंने सोचा कि नहीं मैं नहीं सिखा सकती, इसको बंद ही कर दूंगी मैं। तो जैसे मैंने कहा कि जब हमारा मर्ज हुआ, हम टर्फ विकेट पे आ गए मैदान से, वुमेंस क्रिकेट, जब मैं करंट प्लेयर की बात कर रही हूँ, और बॉलर के तौर पे स्पाइक्स पहनना, फुल स्पाइक्स, तो बोले आसान होंगी ना, पापा को जाके बोल दिया, सब ले आए थे। मैं घर जाके कैसे बोलूँ मेरे पापा नहीं लाएंगे, दिला देंगे। लेकिन जब मैं और मेरे पापा गए, क्या मैंने जिद किया कि पापा मुझे चाहिए, वरना मैं बॉलिंग करते टाइम गिर जाऊंगी, टर्फ विकेट पे ग्राउंड पे नहीं खेल पाऊंगी, बिना स्पाइक्स के बॉलिंग ही नहीं कर पाऊंगी। और सर ने बोला है कि स्पाइक्स लेकर आओ वरना खेल नहीं पाओगे। तो हम स्टोर में गए, ब्रांडेड स्टोर में गए, क्योंकि एक नॉलेज दिया था तब एक कि अच्छे शूज़ पहनना कितना ज़रूरी है एक बॉलर के तौर पे, वरना आप कितने इंजर्ड हो सकते हो, आपको बैक पेन, नी पेन हो सकता है। तो हमारे सेशन में भी हमको समझाया गया कि आप अच्छे शूज़ लाना, अच्छे ब्रांड के। और हम गए, मैं और पापा, प्राइस नहीं बोलूँगी लेकिन स्पाइस की प्राइस देख के मैं और पापा एक दूसरे को देखने लगे। बहुत महंगा था। बहुत महंगा था मैं उस टाइम पे, मतलब तो 15-20 साल पहले। मैंने बोला, ये मैंने भी पापा के सामने देखा, पापा हम ये नहीं खरीद सकते। हम इशारों में समझ गए कि ना पापा दिला सकेंगे मतलब, और ना मैं उनको फोर्स कर पाऊँगी। जब स्टोर से बाहर आए ना, तो मेरी आँख थोड़ी नम थी कि एज अ बॉलर मैं नहीं खेल तो कल मैं ग्राउंड पे सर को क्या जवाब दूंगी, क्या बहाना बनाओ। एक होता है ना बच्चे के पास पेंसिल नहीं है तो कल स्कूल में पेंसिल नहीं ले जाएगा तो क्या बोलेगा मैम, मतलब नोटबुक क्या नहीं उस या वक्त कुछ आपको भी लगा कि उस वजह से शायद आप नहीं खेल पाए? नहीं, मतलब नहीं खेली तो मैं थी, पर उस टाइम जो एक अंदर हुआ ना कि एक स्पाइक शूज हाँ, लाने में पीछे कितनी हो जाना। दिक्कत होती है, और एक स्टेप पीछे आ गए। अरे फिर उस टाइम पे पर्सनल किट बैग जो हम शेयर करते थे आज तक टीम, अब उस टाइम पे बोल दिया कि पूरी किट बैग पर्सनल होनी चाहिए। तो अब बैग कितने महंगे आते थे, किट बैग कितना महंगा आता था, तो ऊपर से मैंने किट बैग का भी बोला था कि पापा आप पर्सनल किट बैग चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक ले गई कि इसकी वजह से मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगी शायद। उसके बाद मैं क्रिकेट खेली, एक लेवल तक बहुत आगे भी गए, पापा ने लाके भी दिया। पर वो जो फेस किया ना, कि अगर अभी पापा ने लाके दिया, नहीं लाके देते तो जेन्युइनली मेरा क्रिकेट वहीं स्टॉप हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं चुभता ही रहा, जो आज तक मेरे को थोड़ा चुभ रहा है। ये तो आज से कुछ साल पहले की बात हाँ है, हाँ 15-16 साल पहले की बात, या इवन पहले की। आज जो बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, क्या वो इस मुकाम पर आते हैं जहां उन्हें अचानक इतना बड़ा खर्चा दिखाई देता होगा? क्या आज भी होता है?
डेफिनेटली आप नीचे जाइए, कोई स्पोर्ट्स की दुकान में चले जाइए जहाँ क्रिकेट की पूरी दुकान हो, बैट 12-13 हज़ार से चालू होते हैं। इंग्लिश विलो सब के, हाँ, इंग्लिश विलो बैट हो, कश्मीरी विलो बैट हो, 2,000-3,000 से कश्मीरी विलो से लेके, मतलब चलो मान पर 5,000 से जो चालू होते हैं बैटिस अच्छे विलो के। अगर हम पूरी किट की बात करें, पूरी किट है ना, कई बार अभी 4,000-5,000 में भी आती है, पर क्वालिटी में फ़र्क हो। अगर उस तरह की sports 25-30 हज़ार की किट चाहिए अच्छे से अच्छे। तो शायद इसीलिए आपने सोचा कि जो बच्चे ये वजह उठा ही थी। नहीं सकते हाँ। उनको कुछ हेल्प करनी चाहिए। तो उसके बाद तो मैं क्रिकेट खेली। जी। ये एक मेरी ज़िंदगी में एक किस्सा हो गया कि हर बार पेरेंट्स को जिद करके हम फोर्स करके मांग नहीं सकते। बिल्कुल। कई रियलिटी हमको उस टाइम मुझे भी दिखी कि हर चीज़ के लिए मैं जिद करूं पेरेंट्स से, वो अच्छी बात नहीं है। तब मेरे को रियलिटी चेक भी मिला। पर मैंने ये सोचा था कि मैं लाइफ में इतना आगे बढ़ूंगी कि मम्मी पापा का नाम रोशन करना। और आफ्टर मैरिज भी मैंने बोला कि बतौर प्लेयर तो मैंने 2009 में छोड़ दिया था, लेकिन क्रिकेट से जुड़े रहना, क्रिकेट में कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्रिकेट तो नहीं छूटेगा। और तब मैंने सोचा कि जब मुझे इतना ये हुआ था तो मैं ऐसे बच्चे जो क्रिकेट की कोचिंग के दरवाज़ा भी नहीं खोल पाते हैं, जी। उनको कोई बुलाएगा नहीं, जिसमें टैलेंट है, जो टैलेंट कभी क्रिकेट की एकेडमी तक जा ही नहीं पाएगा, जिनको कोई बैट भी पकड़ने को नहीं देता, या पैसों की वजह से, सोच तो दूर की बात है, कोई बैट पकड़ने को भी नहीं देता। तो ऐसे बच्चों के लिए किया। और फिर मैंने उस दिन घर पे बोला कि मुझे क्रिकेट सिखाना है, कोचिंग करना है। तो घर वालों को ऐसा लगा कि हाँ कोचिंग तो सब करते, तो करो ना आप। फिर धीरे से बोला फ्री ऑफ, मतलब फ्री में सिखाना है, एक भी पैसा नहीं लूँगी, जिसको क्रिकेट सीखना है मेरे दरवाजे पे मतलब आया है, कोई भी मुझे बोले आज बोले इसको क्रिकेट सिखाओ, मैं कभी मना नहीं करूँगी, एवर नेवर। तो दीक्षिता जी, जैसे आपने उसके बाद JCH अपनी जी। एकेडमी उसको फाउंड किया, आप आज उसे चला रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। मैं बस एक अलग सा प्रश्न पूछता हूँ कि क्या कभी आपको नहीं लगा कहीं से फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको 10 बच्चों को भी नेशनल तक पहुँचाना है? ये आसान नहीं होगा, ये इकोनॉमिकली फाइनेंशियली सस्ता नहीं होगा। 50,000 तो हम ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं एक बच्चे का, उसके सिर्फ किट्स का, अगर उसकी प्रैक्टिस करानी है, उसकी 1000 चीज़ें देखनी है, उसको इस लेवल तक पहुंचाना है, पैसे भी नहीं ले रही हैं आप। तो क्या फंडिंग या इस तरह की चीज़ें कभी पॉसिबल होती हैं इंडिया में रहते हुए कि कोई कहे कि मैं हेल्प करता हूँ? क्या ऐसा कुछ? बिना पैसे के तो कुछ नहीं होगा। जी जी। तो कहते हैं ना डेफिनेटली कि जब ये माइंड में आया ना कि फ्री में सिखाना है, और ऊपर से अंडर प्रिविलेज बच्चे जो नीडी है, जी। जिसके पास सोर्स नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि उनको कोई क्रिकेट इतना जेन्युइनली सीरियसली एक लेवल तक ले जाना चाहता हो। मेरा ड्रीम है जो मैं उन पे देखना चाहती हूँ, भले उनको नहीं पता है कि मेरा ड्रीम है इसलिए मैं सिखा रही हूँ। ये मेरा ड्रीम है कि कई लोग वहाँ तक इंडिया तक पहुँचाने का, उनको नहीं पता है ना, तो वो इतने सीरियस नहीं, पर मैं इतना सीरियस। और आपने जैसे कि फंडिंग की बात की, हेल्प की बात की, जब शुरू किया तो मैंने मेरे हस्बैंड से ही बात की कि ये होगा, तो वो उनको समझ में आ गया कि ये एक बैट लाना हो तो भी कितना प्रॉब्लम होगा। और सबसे बड़ा मेरे माइंड में भी ये था कि फाइनेंशियली या तो NGO या तो ट्रस्ट या फंडिंग या क्राउड फंड होता है, जी। ये सोचना। पर 1-2 साल मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, 1-2 साल मैंने कुछ नहीं सोचा। जब मैंने ये शुरू किया, बस मैंने ये सोचा मुझे ये बच्चों को क्रिकेट सिखाना है, उनको एक लेवल तक आगे ले जाना है, मैं कितना कर सकती हूँ वो देखा मैंने, उनको जहाँ तक वो मेरे साथ सीरियस है मैं उनको उतना आगे बढ़ाना चाहूँगी। धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि ये क्रिकेट में आपको भी जानते होगे कि अगर आप गलत शॉट खेलोगे सीधे बॉल पे तो एज लग के बैट टूट जाएगा। कहते हैं ना कि आड़ा मार दिया एक लोकल लैंग्वेज में, तो बैट टूट जाएगा। अब मैं बैट लाई हूँ 3-4 हज़ार का, वो तोड़ देंगे। अब 12-13 बच्चे एक ही बैट से खेल रहे हैं, एक जना बैट तोड़े, मुझे तो तुरंत बैट लेने जाना पड़ेगा। सीजन बॉल से, लेदर बॉल से मैं खिलाती थी, तो एक प्रैक्टिस मैच का बॉल 400-450 का आता है, तो इतने 12-15 बॉल गिन लीजिए आप। वो तो एक वीक में ख़राब हो जाते थे मार मार के, कैचेस दे दे के। तो टेंशन होने लगा था कि शुरू कर दिया है,
हर रोज़ 6 बॉल ले आती हूँ, 1 बैट ले आती हूँ। उसका तो कोई हिसाब ही नहीं था शुरुआत में, 2-3 साल तक कोई क्या आपको हिसाब नहीं। लगा कि मुसीबत मोलने ऐसा नहीं, पर टेंशन हो गया फाइनेंशियली? फाइनेंशियली कि ये अगर कंटिन्यू तभी रख पाऊंगी जब फाइनेंशियली बैलेंस हो पाएगा, वरना ये तो तुरंत बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है एक भी लेवल। क्योंकि उनका मुझे पता था लेग गार्ड अगर पर्सनली लाना है तब तो थोड़ा मैं भी एक ही किट बैग में से यूज़ करवाती थी सबको। तो धीरे धीरे हम लोग मूवी देखना बंद कर दिया, बाहर खाना नहीं खाने गए। चीज़ों का थोड़ा सेक्रीफाइस मैंने धीरे धीरे करना शुरू किया। थोड़ा मैनेजमेंट चालू किया कि अगर ये कम करेंगे तो इनका ये आ जाएगा। तो लकीली थैंक्स टू गॉड के मैं वो बोलते नहीं है कि कभी बोलना है ऐसे, पर मैं बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प किया कि करो आप, बंद मत करो, चालू रखो, देख लेंगे जो होगा वो। एंड धीरे 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 पहले तो कोई दुकानदार भी स्पोर्ट्स वाला नहीं, आप जो भी बॉल लिया बैट लिया तुरंत पैसा दी। बिल बना के दे देता था। मैं बोला ये भी बहुत कठिन है, कोई ऐसा ट्रस्ट पर्सन मिल जाए स्पोर्ट्स की दुकान वाला कि जिनकी यहाँ थोड़ा आप लिखवा दोगे इतना सामान लिया 3-4 महीने बाद दे देंगे। तो लकीली मैं आज उनका नाम भी मतलब ऐसे अमित जी करके हमारे न्यू सीजी रोड पे एक दुकान है जलंधर स्पोर्ट्स। आज 15 साल से उनके साथ एक उनको ट्रस्ट बैठ गया कि ये मैडम आती है, ये बच्चों के लिए किट बैग, टी शर्ट, शूज़, ये दे दो भैया, वो दे दो, बैट लेना है। कभी उन्होंने मुझे मना नहीं किया, उन्होंने सपोर्ट करना शुरू। उन्होंने सपोर्ट किया। मतलब मैं आज बैट ले जाती हूँ, कल परसों या एक वीक के बाद में आपको पैसे दे दूँगी। अरे मैडम कोई बात नहीं, आप ले जाइए। तो उनका जो मुझ पर ट्रस्ट आया, सामान ले जाती थी, फिर मैं उनको जो बिल बनता था साल में वो हम दे देते थे। आज तक उन्होंने मुझे कभी बोला नहीं कि मैडम ये बिल हो गया है, 1 साल हो गया, आप पैसे देने आ जाइए। कभी ये भी उनका बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत बड़ा। अगर आप मान लीजिए कि मेरे पास 40 से 45 बच्चियाँ हो गई हैं। ठीक। मैं उनको ऐसे बोल देती थी, बच्चे बोलते थे मैम बैट नहीं है, आज बॉल नहीं है, ये टूट गया है, वो टूट गया है, ठीक है मैं कल परसों जाके दुकान से ले आऊँगी। और मैं वहाँ खड़ी रहती, बोली मैडम क्या चाहिए। तो ये इससे बड़ा फंडिंग कौन है। और कई सोशल मीडिया के माध्यम से कई करीबी जो फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स थे, मैं मना करती थी कि मैं किसी से कुछ लेती नहीं थी, मैं और मेरे हस्बैंड ही ये कर रहे हैं, ना कोई एनजीओ ना कोई ट्रस्ट, कुछ नहीं। तो वो बोलते थे हमको एक बैट तो गिफ्ट देने दो आपको बच्चे को। तो ऐसे फ्रेंड्स में से कभी कभी कोई बैट दे देगा। जेस्चर है जितना जी कि धीरे धीरे लोग आपकी हाँ। मदद करें। और एक्चुअली आपकी ये पूरी स्टोरी सुन करके मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हमारे सुने, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत से बच्चों को उनके सपने तक पहुँचा रही हैं, जो आसान नहीं है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना। वो आपके साथ जुड़े, आपके इस फाउंडेशन को फंड करें, आपको मदद करें बहुत सारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। जिग्ना जी, मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जैसे आप किसी बात को बताती हैं बहुत सारी चीज़ें, क्या कभी ऐसा हुआ कि गरीबी की वजह से किसी प्रतिभा, किसी बहुत ही टैलेंटेड बच्चे को अपने सपने को दबा देना पड़ा हो? 3 ऐसे लड़के थे, मतलब मैं उनको बोलती थी, मतलब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था और एक बैटर था। मैं इसलिए पर्टिकुलर बता रही हूँ आपको कि उसको मतलब मैंने बेसिक भी नहीं सिखाया था। जैसे कहते हैं ना, मैंने बोला सिलेक्शन कर रही हूँ, चलो आ जाओ, किसको बॉलिंग करना आता है, किसको बैटिंग। तो 2-3 लड़के ऐसे थे, एक अच्छा बैटिंग करता था, जो कहते हैं ना सीधा खेलना है, जिसमें मेहनत कम करनी है कोच को, जी। ऐसा दिख गया था। और एक बॉलर बहुत अच्छा था, जो आज तक मुझे याद है। अभी हाँ फिलहाल उसने तो वो 2-3 साल में ही छोड़ दिया था। अच्छा। पर मैं उसका टैलेंट बॉलिंग का देख के, लेफ्टी था, लेफ्ट आर्म स्पिनर था, मेरे को मन में ऐसा हो रहा था ये बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों एकेडमी में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं गई, जो जहाँ रहता था वो 2-3 लड़कों से पूछा कि ये लक्ष्मण करके उसका नाम था, मेरे क्यों नहीं आ रहा है। तो उसकी मम्मी ने बोला नहीं हमारे घर में ऐसे अलाउड नहीं है। लड़का था फिर भी, और वो तो अपने पापा या उसके साथ कुछ काम करने जाता है, अगर वो काम करने नहीं जाएगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, पर फिर भी कन्विंस किया प्लीज़ भेजो, पर वो नहीं है। मुझे लगता था कि वो बच्चा एक कोच के नज़रिए से, जब मैंने उसको देखा था, उसका परफॉर्मेंस देखा, वो जैसे खेलता था, मेरे साथ 1-1.5 साल रहा, वो एक लेवल तक जाता। डेफिनेटली आपको लगता है कि कई बार ऐसे बच्चे मजबूरी, और वो मजबूरी की वजह से ही छूट गया। हाँ। कि उसके मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स को कई बार मैंने बहुत कन्विंस किया पर नहीं माने। एक बार ऐसा हुआ, आप सरप्राइज हो जाएंगे, कि सिलेक्शन था अंडर 14 का,
16 और 14 का डिस्ट्रिक्ट लेवल का। तो मेरा ऐसा था कि कोच तो जा नहीं सकते सिलेक्शन में, पेरेंट्स को ले जाना पड़ता है। फिर भी मैं बिहाइंड द सीन रही कि मैं पीछे पीछे आ रही हूँ, अंदर नहीं आऊँगी ग्राउंड में, आप एज अ पेरेंट्स उसको ले जाइए। मैंने उनका फॉर्म फिलअप किया, कैसे फॉर्म भरना है सब उनको समझाया। सुबह था, शाम को भी था, तो 2 बच्चे सुबह सिलेक्शन में तो गए, उनका टिक मार्क भी हुआ था, मैंने सब पूछा। शाम को गए ही नहीं सिलेक्शन में। हाँ, मैंने बोला ये तो जाके आए होंगे, आज 5 बज गए 6 बज गए। मैंने बोला था कि सिलेक्शन हो जाए बेटा शाम को फ़ोन करना, फ़ोन नहीं आया। फ़ोन मैंने बोला रास्ते में होंगे ये वो। फिर मैंने फ़ोन किया कि बेटा हो गया सिलेक्शन, शाम को भी बुलाया था आप लोगों को वापस। तो वो उनकी मम्मी बोली बहन हम तो गए नहीं। बोला क्यों, क्या हो गया? तो क्या ना सुबह जाके मतलब सुबह गए थे तो शाम को जाने की ज़रूरत क्या है, एक बार तो हो गया। मतलब उनको ये नॉलेज नहीं था कि कितना इम्पोर्टेंट है ये डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन, अंडर 14 का, वो भी बॉयज़ का। आप सुबह गए, आपको वहाँ अच्छा तो देखा इसलिए बुलाया कि शाम को भी फिर से आना। बहुत सारे बच्चों को नहीं बुलाया था, तो 2-3 बच्चे तो ऐसे ही नहीं गए। तब लगा कि यार ये तो 2-3 साल की मेहनत तो एक झटके में खराब। मतलब मैं फिर मुझे तब एक लेवल पे होता था कि मैं ये बच्चों को सिखा रही हूँ, उसका रिजल्ट तो अलग ही है, मैं क्या सोच के इनको कंटिन्यू कर रही हूँ। मतलब पेरेंट्स के साथ डील करना, उनके बैकग्राउंड के साथ डील करना, एक लेवल पे पहुँचाना चाहती हूँ, तो वहाँ ऐसा लगता था अरे मेरी मेहनत कहीं मतलब क्या हो क्या रहा है। तो एक लेवल पे ऐसा भी आया 2022 में कि मेरे को ये कुछ नहीं करना है, सब बंद करो। सिर्फ इसलिए क्योंकि रिजल्ट आप चाहोगे तो, और इतना आप किसी के पीछे पीछे तो नहीं वो कर सकते ना। जो आप सोच रही हैं, जो हाँ। आप प्रतिभा देख रही हैं, वो हाँ, कई बार वो माता पिता नहीं देख पा रहे हैं। और मेरे साथ तो सारी सरकमस्टांसेस जुड़े हैं कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। सीधा रास्ता तो मेरे पास है ही नहीं कि मेरा सिखाना सीधा हो। जैसे होता है ना कि अच्छे बैकग्राउंड वाले बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, ले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है, नहीं जाता तो भी मेरा नुकसान है, जाता है तो भी नुकसान है। एक बच्चा कितना हार्ड वर्क करता है, क्रिकेट प्रैक्टिस करता है, सब कुछ करता है, पर कई बार ये कोशिश प्रैक्टिस शायद उस तरीके से लोग नहीं देख पाते। मेरे मन में जो सवाल आता है वो यही कि क्या हम लोग ख़ास तौर से भारत में रहने वाले ये अकस्टम्ड हैं ये देखने के लिए कि सफलता को ही अपना नमस्कार करेंगे, जो मेहनत है उसको हम उतना अप्रिशिएट नहीं करते। अगर सफल हो गया तो ही हम किसी चीज़ को मानते हैं। हाँ, अभी ये कह सकते हैं कि जो सफल है उसको ही सब देखते हैं। मतलब इसके पीछे की उसकी मेहनत को नहीं देखा जाता, उसके पीछे उसके फैमिली से लेके मतलब कितने लोगों का लोग सपोर्ट है। सिर्फ सफलता को ही मानते हैं कि अच्छा ये सफल हुआ है तो ये ही कुछ हुआ है। हाँ, उनकी मेहनत को डेफिनेटली इग्नोर किया जाता मेहनत है। को लोग अप्रिशिएट नहीं करते। और ये देखने का नज़रिया ऐसा हो गया है कि इस वजह से मेहनत कम हो गई है ना, मेहनत पे विश्वास नहीं रहा है। जो मेहनत कर रहा है वो भी वो बोल रहा है कि इतनी मेहनत करने के फ़ायदा क्या। जैसे मैंने बोला ना कि मुझे ऐसे झटके लगे हैं इतने सालों में कि मुझे कई बार लगता है कि ये काम करके क्या फ़ायदा। मतलब फ़ायदा इन द सेंस कि जो मैं सोच के आई थी, मेरा जो मोटिव है, मेरा जो गोल है, वो तो कहीं एक लेवल पे कई सर्कमस्टांसेस में रुक ही जा रहा है। इतने ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। फिर अभी तो मैंने कोई ग्राउंड पे नहीं सिखाती हूँ, कुछ नहीं। अभी जहाँ ये बच्चे खेलते हैं वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ। एक तरीके से आपने तो रास्ता ही बदल दिया हम्म। कि चलो ग्राउंड रेंट पे नहीं लेना है, बंद करो ग्राउंड, ये बंद करो। कोई बोलता है कि ये बच्चा है यहाँ से का पहुँच जाओ। बस मेरा तो मकसद है ना, मुझे बच्चों को, चाहे वो लड़का हो लड़की, मुझे बस खाली क्रिकेट सिखाना है। मनी वो मैं कुछ देखती नहीं हूँ, मुझे क्रिकेट में ही जो मेरा पैशन है, क्रिकेट में मुझे कुछ करते रहना है, मेरी लाइफ ही यही है। तो मैं जहाँ बच्चे दिखते हैं, कोई बोलता है ये नीडी है, जाओ सिखाओ। तो जिग्ना जी, क्या जैसा मेरा पहला जो सवाल था कि लोग सफलता को ही हाँ। सब कुछ मान लेते हैं, कई बार कहते हैं कि भाग्य इसका साथ दे रहा है, कई बार कहते हैं कि पहले से इसको माता पिता ने दे दिया ये सब गोल्डन स्पून। गोल्डन है ना। तो आपका क्या अनुभव रहा, क्या बिना मेहनत के कोई सफल हो पाया है? क्या 100% यही रेशियो है कि लोग गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं तभी वो सफल हो पाते हैं, मेहनत कुछ नहीं होती? बिल्कुल नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी।
बिना मेहनत के तो सफलता, जैसे आपने कहा ना कि गोल्डन स्पून लेके आए तो एक लेवल तक कितने पहुंचे। लोग होते होंगे? मतलब 10 में से 2 ही जन, मैं तो बोल 2 भी नहीं, एक। हाँ, अगर गोल्डन, की बात हाँ, करें मतलब 140 करोड़ लोगों में बहुत, 2% तो बहुत 2% तो बहुत हो गया। मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बिना आप लाइमलाइट सफलता जिसको मिल गई है, ठीक है मिल गई है, पर वो भी उनका एक लेवल है, वहाँ से आगे वो नहीं जा पाते। वो भी मैंने शॉर्ट टाइम तक ही, अरे वो भी सक्सेस उनका शॉर्ट टाइम तक ही है। आप देख लेना कि वो सक्सेस भी उनका इतना सक्सेसफुल नहीं है जी। जितना जो मेहनत करके ऊपर आया है, और जितना जो मेहनत करके आया है ऊपर आया, उसको लोग मानते ही और देखते भी, और ये रियलिटी है। जी। तो सक्सेस अभी इजी है, सब ऐसा बोलते हैं सबको मिल जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया का माध्यम से भी सफलता तो कुछ मायने ही नहीं रखती। ये करेंगे तो सफल हो जाएंगे, ये करेंगे तो लाइमलाइट में आ जाएंगे। तो मेहनत कहीं ना कहीं कम हो गई है डेफिनेटली। मेहनत पे जोर नहीं दिया जाता है, इतना कर लेंगे तो हो जाएगा, इतना नहीं करेंगे तो कुछ नहीं ऐसे। मेरे एक दो सवाल और इससे जुड़े हुए हैं कि भारत में ख़ास तौर से लोग मेहनत बहुत करते हैं जो कि दिखाई नहीं देती। जो सफल हो जाता है लोग उसी को बड़ा बना देते हैं। पर ऐसे में अगर हमारे माता पिता, अगर हमारे पेरेंट्स, जो हमारी सबसे मजबूत कड़ी हुए, जड़ हुए, जी, अगर वो मानने लग जाएं कि जो एक बच्चा सोच रहा है, जो उसके अंदर ड्रीम्स हैं, जो उसके अंदर ख्वाब बन रहे हैं, वो सब ट्रेडिशनल लाइफ के आगे बेकार हैं, बस वही करो जो ट्रेडिशनली जॉब पैसा दिला सके, तो क्या ये 100% सच मान लेना चाहिए कि ऐसा ही संभव है? नहीं, इसमें अभी ऐसा है कि इसको 100% हम सच नहीं मान सकते, क्योंकि अभी भी पेरेंट्स, पहले था ऐसा कि पेरेंट्स का एक था कि ये एज पे आपका जॉब लग जाना चाहिए, ये एज पे आपका एजुकेशन ख़त्म होना चाहिए, ये एज के बाद आप एक लाइफ सेट होने चाहिए। तो ये पहले था, और पहले ये भी था कि आपको डॉक्टर इंजीनियर और उसमें ही जाना है, Fixed jobs. कई फिक्स जॉब ही लेनी है, या तो गवर्नमेंट में ही जाना है, वरना आपकी लाइफ सिक्योर नहीं है, ये मानते थे। पर अभी ये देखें तो अभी तो लकीली पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। जिस बच्चे को जिस चीज़ में रुचि है, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात करो, एजुकेशन की बात करो, जिस फील्ड में भी उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अगर किसी को रुचि है, तो मुझे ये लगता है कि कई रेशियो, कई परसेंटेज ऐसे हैं अभी नाउअडेज भारत में कि उनको पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, पर जितना कि अगर और करना भी चाहिए। ना सपोर्ट करें तो एक बच्चे की जीवन क्या रह गया, उसके पास अभी सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। अभी तो अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करें तो हम देखते हैं कि कई ज़्यादा ही नेगेटिविटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। अगर उनकी रुचि नहीं है तो पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि इसमें नहीं जाए, तो जहाँ वो भेजना चाहते हैं उनका मन लगेगा ही नहीं, एक खुशी भी नहीं जीवन होगी, में होनी चाहिए, उस वो दिशा भी में वो नहीं, नहीं बढ़ पाते। और वो उस दिशा में जितनी मेहनत करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो रहेगी कि तो अगर पेरेंट्स मैं का आपसे- सपोर्ट होना बहुत जरूरी तो अगर मैं आपसे एक चीज़ ऐसी पूछूं, इतने बच्चों को आपने देखा है, सब कैरियर देखा है, अपना देखा है, एक चीज़ जो पेरेंट्स को आते हुए समय को देख करके समझनी चाहिए और उसको बदलना चाहिए, तो वो क्या हो? वो एक चीज़ यही है कि अपने बच्चे में, माँ बाप को तो पता चल ही जाएगा ना कि उसमें क्या टैलेंट है। बच्चे की प्रतिभा क्या है? प्रतिभा तो वो 5 साल का होगा तभी जान जाएंगे, जी। क्योंकि वो पेरेंट्स है, उनको पता है कि इसमें किस चीज़ की रुचि है। अगर 2 बच्चे हैं, जुड़वा है, तो भी एक शांत है, एक शैतानी कर रहे हैं, तो भी तुरंत पता चल जाता है। तो ये तो पता होता ही है अपने बच्चों के बारे में पेरेंट्स को कि उनको किस चीज़ में रुचि है। बस फ़र्क इतना है कि उनकी रुचि देखते हुए उनका पैशन जो है, उनका जहाँ माइंडसेट है, जहाँ वो जाना चाहते हैं, वहाँ उनको अच्छा नॉलेज दे, उस दिशा का नॉलेज दे, क्योंकि कई बार बच्चों के पास उस दिशा का नॉलेज नहीं होता। बोल तो देते हैं मुझे इसमें जाना है, ये करना है, ये करियर बनाना है, ये करना चाहता हूँ, किसी फ्रेंड से सुन लिया कि तू अपने फ्रेंड की वजह से ये करियर में जा रहा है। ऐसे बच्चे भी हैं ना कि जो अपना फ्रेंड कर रहा है उसको वही फील्ड में जाना है, पर उस चीज़ का उसको नॉलेज नहीं है। तो माँ बाप को ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो वो दिशा में जाना चाहता है उसका उसको सही नॉलेज दे। उनके पास अगर वो नॉलेज नहीं है तो किसी से सीधे मना ना करें, उनको डाइवर्ट करें, एटलीस्ट उन्हें मौका दें कि मौका दे।
और समझाए कि अच्छा ये आपके लिए सही है, ये गलत है, अब जाओ, आप जा, उनको जाने दे। अगर सही रास्ता है, सही करियर है, उसका थोड़ा नॉलेज है, तो उनको उसमें डाइवर्ट होने दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनके पीछे रहिए। सबसे बड़ी बात है उनके पीछे रहिए कि ठीक है बेटा, आपको इस करियर चूज़ करना है, इसके पीछे जाना है, ये करना है, आप जाइए, हम साथ में, अगर कुछ प्लस माइनस हुआ तो देख लेंगे। सबसे बड़ा ये, क्योंकि उसको पॉजिटिव फीडबैक देना, पॉजिटिव वे ऑफ अप्रोच रख के देना, वो सबसे अच्छा है कि तो नहीं नहीं आप ये नहीं कर सकते, पहले ही मना करना और पहले ही नेगेटिव सेंटेंस बोलना वो सही नहीं। उसकी रुचि को पहचानो, उनके मन को टटोलो, उनके मन में और क्या भावना है, उनको सच में इस करियर में जाके क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है, कहाँ डाइवर्ट होना है, ये जानना तो ज़रूरी है। और पेरेंट्स जानते भी है हालांकि, हाँ कई पेरेंट्स ऐसा होगा कि ना देख समाज की मानसिकता और उस सर्कमस्टांसेस की वजह से या फैमिली की वजह से ना देख पाते हो, या उसको ये ना स्वीकार ना करना स्वीकार करना चाहिए कि नहीं नहीं आप यहाँ लोग तो वो अलग परसेंटेज होंगे। लेकिन अभी तो हम एक पॉजिटिव साइड है ही देख रहे हैं कि जाते हैं सब और सपोर्ट। जिग्ना जी, अभी हम लोग स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहे थे। आपने एक पूरा इरा देख लिया, वो टाइम जब बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, इतना ज़्यादा अवसर नहीं थे। जी, अब गोल्डन पीरियड आप कहती हैं, तो आप ऐसा क्या एक चीज़ अपने बच्चों को, स्पेशली जो भी आज देखेगा, उसको रिकमेंड करना चाहेंगे कि वो एक चीज़ स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से चेंज करे अपने अंदर? वो क्या चीज़ आप कहना चाहेंगे? एक चीज़ के साथ दो वर्ड ऐड करूँगी। जी जी। एक तो नेवर गिव अप, ओके। आप गिव अप मत करिए। हाँ हाँ। और एक, अभी मैं ये माइंडसेट वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बी पॉजिटिव एंड ऑनेस्ट, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव एंड बी ऑनेस्ट। आप देखिए, आपको डे बाय डे धीरे धीरे पता चलेगा कि ऑनेस्टी और पॉजिटिव रहने से, कई बार होता है ना कि जैसे मेरी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, पर माइंड में थोड़ा पॉजिटिव रहना, हाँ हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी रखना, क्योंकि गिव अप करेंगे कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, और कंसिस्टेंसी रहेगी तो ही आपको पता चलेगा कि इसका कितना आउटपुट निकला है। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी प्लान बी सोच के रखते हैं, उनके लिए कंसिस्टेंसी या अपने ड्रीम को फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको पता है कि ये चीज़ काम नहीं करेगी, आपने ऑलरेडी सोच रखा है कि ये नहीं काम करेगी, आप 100% नहीं दे पाओगे, आप प्लान बी सोच के रखते हो। तो स्पोर्ट्स को हमेशा प्लान बी समझा गया है भारत में, कभी इसको प्लान ए नहीं बनाया गया। क्या ऐसा आपने महसूस किया? हाँ, अब अभी तक की बात करें हम, जी तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स को प्लान बी ही मानते हैं। जी। क्यों? क्योंकि उसमें हम भारत की बात करें या हमारे भारत के स्पोर्ट्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक लेवल पे इतना प्राधान्य नहीं दिया गया था कि उसमें कोई करियर भी हो सकता है। क्यों प्राधान्य नहीं दिया गया? कि उसमें आप अर्न कर नहीं सकते ना, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकते, आप लाइफ कैसे सर्वाइव करोगे? अल्टीमेटली तो आपको लाइफ तो साथ सर्वाइव करना है, जीना है, आपकी फैमिली है, आपको उसके साथ आगे बढ़ना है, तो फाइनेंशियल आपको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक करियर या एक चीज़ तो ऐसी चूज़ करनी पड़ेगी जिससे आप अपनी लाइफ को सेट कर पाए, अपने आपको सर्वाइव कर पाए। और अभी के जो अपना टाइम है, उस टाइम में मनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जिग्ना जी, जैसे अपने भारत में बहुत सारे तरह के गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, ऑब्वियसली क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स। जी, इसी स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में दूसरी कंट्रीज, चाइना ले लीजिए, दूसरे कंट्रीज ले लीजिए, वहाँ बच्चे 100 टाइम्स ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं, सुविधाएं हैं, कोचेस बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। क्या वहाँ भी उन्हें स्पोर्ट्स को प्लान बी मानना पड़ता होगा? देखो ह्यूमन नेचर तो सब जगह सेम है, मेरा ये मानना है। जी एक भगवान ने जो हमें एज ए ह्यूमन नेचर की बात करे, तो वो हर कंट्री की बात करूँ या अपने देश की या दूसरे, सब सेम है। जी। पर हम पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में भी वहाँ पे भी ऐसा प्लस माइनस को आपको देखने को मिलेगा ही। हाँ, हमारे से ज़्यादा वो गोल्ड मेडल लाए वो अलग बात है। मैं खेलो इंडिया से लेके
ओलंपिक से लेके एथलेटिक प्लेयर्स को लेके। आज क्रिकेट की बात को अगर हम साइड में रखें तो आज आप खुद एथलेटिक प्लेयर्स के नाम बोलेंगे मेरे सामने, आप पैरा ओलंपिक प्लेयर्स के नाम भी जानते होंगे। जी। आप कबड्डी की बात करें, वॉलीबॉल की बात करें, उनकी प्रीमियर लीग आती है, बैडमिंटन की प्रीमियर लीग आती है, बताई जाती है टीवी में। तो स्पोर्ट्स में हमारे देश में 10 साल की बात करूँ, पिछले 10 साल में जो एकदम वास्ट चेंज आया है, वो ओलंपिक की बात हो, सारे इंडोर आउटडोर गेम्स की बात हो, बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। चाहे हम उसे गवर्नमेंट के सपोर्ट से कहें या एक अवेयरनेस के तौर पे कहें, तो स्पोर्ट्स अभी हम प्राधान्य मानते हैं। और प्राधान्य इसलिए पिछले मैं कह 10 रही साल में परिवर्तन हूँ, आया। हाँ, जैसे हम अब उसको बी नहीं बोल सकते हम्म। स्पोर्ट्स। तो आजकल ये जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से नारे लगते हैं कि हम पीछे रह गए, पीछे रह गए, हमें मान के चलना चाहिए हम पिछले 10 सालों में ही उठना शुरू हुए। यस, और एक होता है ना, एक वर्ग होता है कि वो इस तरह के सोशल मीडिया के कमेंट करता रहेगा, लेकिन दूसरी साइड तो देखिए आप जी। कि जितना ओलंपिक में हम इतने मेडल लाए हैं, आप पीछे जाके 10 साल पहले कहाँ संभव। इतना संभव ही नहीं था, इतनी फैसिलिटी। आज गवर्नमेंट देखिए कितने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। और 2036 की बात करें तो क्या बात है, ओलंपिक जब यहाँ आने वाला उसकी तैयारियाँ हो रही हो, खेलो इंडिया हो गया, हर एक स्टेट के या कंट्री में स्पोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट काम भी इतना कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा, प्लेयर्स इतने आ रहे हैं, इतने प्लेयर्स भी आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कभी एक समय आएगा भारत में, जैसे भारत क्रिकेट को एक भगवान का दर्जा देता है, क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा देता है, ऐसे ही दूसरी स्पोर्ट्स को भी वैल्यू मिलेगी, उनको भी उतना अप्रिशिएशन, इतना सम्मान मिलेगा जो क्रिकेट को है? हाँ, आगे सालों में बहुत चेंजेस भी दिखेगा, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा डिफरेंस भी दिखेगा, लेकिन अभी भी दिख रहा है। आप अभी भी देखिए ना कि आप फुटबॉल अपने कंट्री ने रिप्रेजेंट, लेकिन फुटबॉल का क्रेज़ कितना है इंडिया में, फुटबॉलर कितने लोग फुटबॉलर बनना चाहते हैं इंडिया में। लोग देखिए कबड्डी लीग देख के कितने लोग कबड्डी में जॉइंट हुए हैं। आप हॉकी ले लीजिए, कितने लोग, क्रिकेट को साइड में रखे तो इतनी सारी गेमें हैं, चेस देख लीजिए, आर्चरी देख लीजिए, आप जेवलिन थ्रो देख लीजिए। ये हम स्पोर्ट्समैन के मुंह से सुन रहे हैं। तो मतलब है ही, ये रिजल्ट है और ये रियलिटी प्रैक्टिकल बात जो मैं बता रही हूँ वो हम सब अवेयर हैं। जी। तो जेवलिन थ्रो देख के, नीरज चोपड़ा जी को देख के, या कोई पैरा ओलंपिक प्लेयर को देख के, या हॉकी प्लेयर्स, वुमेंस की बात करूँ या मेंस की बात करूँ, गोल्ड मेडल से लेके सिल्वर मेडल की बात करूँ, उसके बाद ये देखिए कितना चेंजेस आया और कितने लोग स्पोर्ट्स में एडमिशन ले रहे हैं। तो डिफरेंस तो आया, अभी पॉजिटिव साइड है। मेरे एक मित्र ने कहा था कि आजकल पब्लिकेशन का एक तरीके से जो हम लोग बाहर एडवर्टीजमेंट करते हैं उसका समय है। हाँ, और नेगेटिव पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा है कि जो आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ, अगर वही चीज़ हम उस तरह से लोगों को बता पाएँ जो रियलिटी है, ये चीज़ प्रकाशित हुई, लोगों तक पहुँचे कि कैसे लोग 10 साल पहले की अपेक्षा आज बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद अपना देश इतना ख़राब नहीं लगेगा। खराब है ही नहीं। जिस तरह से प्रोजेक्शन होता है, अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें, जिस तरह से हर चीज़ को बुरा बोला जाता है, लोग अगर अच्छी चीज़ भी देखें, आप स्पोर्ट्समैन हैं, मैं समझ सकता हूँ, आप रियलिटी को रोज़ देखते हैं, पर जो प्रोजेक्शन है, जो दिखावा है, वो ये है कि सब गलत हो रहा है। ऐसे में आपका व्यू, विजन भी आना सामने ज़रूरी है कि चेंज हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास हो ही रहा है और बहुत अच्छा विकास हो रहा है। पड़ोसी के यहाँ झगड़ा होता है ना, तो सब पहले सुनने जाते हैं उनका घर का खाना वाना छोड़ के कि अरे आवाज़ आ रही है कुछ। तो नेगेटिव, कहते हैं ना कि नेगेटिव चीज़ सबसे पहले पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ असर बहुत करती है, अट्रैक्ट बहुत करती है। पर उसको ना देखते हुए जो थोड़ा बहुत भी उम्मीद की, जैसे कि कहते हैं ना उम्मीद की किरण, या पॉजिटिव साइड हम क्यों ना देखें। और पॉजिटिव साइड नेगेटिव से भी ज़्यादा अच्छी है अभी के डेज में, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो, कि आप 10 साल के स्पोर्ट्स को उठा के देखिए, आपको रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड दिखेंगे। चाहे मैं एथलेटिक्स की बात करी, और ये झूठ नहीं है, आप खुद गूगल पे, अभी तो आसान है ना, सच है, रियलिटी है, हमारे देश बहुत बड़ा चेंज आया है। अभी इंडिया एक लेवल पे ओलंपिक में जब दिखता है ना, आज सब प्राउड फील करते हैं। और पैरा ओलंपिक आप देख लीजिए, मतलब उसमें कोई एक क्वेश्चन मार्क लगाना
कि अभी इंडिया का ये नहीं, शूटिंग में देख लीजिए आप क्या अद्भुत परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चेंज है। और जो नेगेटिव दिखाते हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या न्यूज़, उनका काम है। जिनको जो आज की इस वार्ता के माध्यम से जो भी इस पॉडकास्ट को देखे, एंड आई विश कि बहुत से यूथ इसे देखें, बहुत से स्पोर्ट्स से लोग जुड़ें, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स करें, चाहे कराटे करें, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स करें, वो आपके मुंह से ऐसी क्या चीज़ सुने कि उनका मनोबल बना दे। मैं यही कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स एक ऐसी आप चीज़ है कि मतलब आप कोई भी स्पोर्ट्स में जाइए, आपको लाइफ सीखने को मिलता है, आपकी लाइफ चेंज करता है स्पोर्ट्स। बतौर स्पोर्ट्स पर्सन मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आप दुनिया को देखने का नज़रिया आपको बदल जाएगा। आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कोई स्पोर्ट्स में है। आपको ना कोई डिप्रेशन की पिल लेनी पड़ेगी, ना नेगेटिव साइड की असर होगी, ना नेगेटिव बातों की आप पे कोई असर होगी अगर आप कोई स्पोर्ट्स में है। ये मेरा मानना है, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको एक अलग नज़रिया देता है दुनिया को देखने का, अपनी गेम को देखने का, अपनी गेम को कैसे खेला जाए। अपनी गेम में हो तो आप कैसे हैंडल को, प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाओगे, उसकी कैसी नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है, आपके साथ जो एनवायरनमेंट जुड़ा है, आपके टीम में से सोलो गेम है, मतलब सोलो गेम हो गया, टीम गेम हो गया, आपको सारे पहलू नज़र आएंगे स्पोर्ट्स में। एक ऐसी इकलौती फील्ड है, मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स जो आपको लाइफ तो सिखाती है। जो आप MBA वगैरह में सीखते हैं वो आप स्पोर्ट्स से सीख सकते हैं। डेफिनेट MBA में भी अगर कई चीज़ें ऐसी नहीं होगी जो स्पोर्ट्स से आपको सीखने को मिलेगी, पूरा नज़रिया ही अलग है। जिग्ना जी, मैं एक छोटा सा सिनेरी लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक इंडियन पेरेंट हूँ, है ना, पिता माता जो भी है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं बड़ा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से सोच रहा हूँ, जी। लड़कियों को बाहर नहीं भेजूंगा, क्या हो गया, लड़कों को स्पोर्ट्स क्यों करना है, मैथ्स पढ़ने दो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे, स्पोर्ट्स क्यों ज़रूरी है। आप मुझे कैसे समझाएंगी, आप मुझे कैसे डांटेंगी कि स्पोर्ट्स के बगैर ज़िंदगी। अभी अगर हम बात करें तो एक ऐसे तरीके से डांटूंगी कि माइंड नहीं आपका खुलेगा, माइंड डेवलपमेंट। अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं है तो आपका माइंड डेवलपमेंट एक लेवल तक ही होगा, क्योंकि पढ़ाई करते हैं हम लोग, फिर एक ऑर्थोडॉक्स हो जाएगी, पढ़ाई किया, नौकरी किया, एक बिजनेस कर लिया, यहाँ तक ही सीमित रह गया और वही पर्टिकुलर हर रोज 10 से 5, 10 से 6 का काम किया, उस 3-4 लोगों के साथ ही जुड़े रहे, कुछ डिफरेंट नहीं है। चलो साल में एक बार घूमने चले गए, महीने में ट्रिप कर लिया, पर ये जो स्पोर्ट्स में हर रोज का जो रियलिटी चेक होगा ना, जो प्रैक्टिकल चीज़ें आपके साथ हर रोज बनेगी, वो कोई और जॉब में नहीं बनेगी और वही चीज़ आपको सिखाएगी, वही आपका डेवलपमेंट करेगी, वो माइंड का भी डेवलपमेंट करेगी, वो फिजिकल डेवलपमेंट तो करेगी ही करेगी। तो आज तो सबसे ज़रूरी है फिजिकल डेवलपमेंट, आपको फिट रहना, हो रही हैं शायद, और माइंड हेल्दी है, फिजिकल या फिट है, तो इससे बढ़िया चीज़ स्पोर्ट्स के अलावा आपको कौन सी फील्ड देगी। तो आई विश आज जितने भी पेरेंट्स देखें वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स जरूर कराएं, जरूर। स्पोर्ट्स है, फिजिकल स्पोर्ट्स खास तौर से, जी। उससे शायद वो कल की बीमारियों से बच सकें, शायद उनका ब्रेन शार्प हो Brain सके, शायद वो पर्सनल डेवलपमेंट समझ सकें, टीम स्पिरिट समझ सकें, जरूर। बहुत सी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो। जाते जाते जिग्ना जी, वैसे तो बहुत सारा खजाना है आपके पास, एक आखिरी सवाल, जी। आज आपकी एकेडमी में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो आपसे क्रिकेट सीख रहे हो, 12-13 साल का बच्चा, अगर वो कल को कुछ समय के बाद आज आपका ये पॉडकास्ट देखे और उसके दिल में उम्मीद जगे कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ, मेरे में प्रतिभा है, पर उसके पास ना पैसा हो, ना अवसर हो, ना कुछ साधन हो, और दिल में वो जुनून लेके घूम रहा हो कि मेरा क्या हो, आप उसको क्या कहना चाहेंगे आज चलते चलते। मैं ऐसा कहूँगी, बस निकल पड़ो। क्यों ऐसा कहते हूँ? क्योंकि कई बार कई लोग ये सोच के घर में बैठे रहते हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो दूसरों को क्या करवाऊँगा। वो होता है ना कि बारिश आए, छाता नहीं है, पर भीग के चले जाओ। तो रियलिटी यही है कि भले आप खाली घर में बैठ के सोचिए नहीं कि मेरे पास ये होता तो मैं ये कर सकता, ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, ये होता तो मैं ये यहाँ पहुँच जाता, ये नहीं है इसलिए मैं वहाँ नहीं पहुँचा। तो एक्सक्यूज़ मत दीजिए अपने ही मन में
कि ये नहीं है तो ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं है तो इसके बिना नहीं हो पाएगा, ये होता तो हो जाता। वो होता है ना एक्सक्यूज़ देना, अपने ही मन को एक्सक्यूज़ देना, अपने ही मन को दिलासा देते रहना। ये मत कीजिए। बस आपने अगर कुछ अच्छा सोचा है, आपको अगर किसी चीज़ में आगे बढ़ना है, आपका अगर कुछ पैशन है और उसमें आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, बस आपको करना है, तो आप निकल पड़िए। निकल पड़। और निकल पड़ेंगे तो सब हो जाएगा। आप शुरुआत तो कीजिए। आप अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे तो जैसे मैंने कहा ना कि मुझे 1-2 साल तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। पर आज इतने सालों बाद अगर आप पीछे मुड़ के देखो, शायद वो कदम जो आपने उठाए, आप बहुत सारे बच्चों की लाइफ चेंज हो गई। क्रिकेट छूट गया। कई बच्चे, जरूरी नहीं है ना कि क्रिकेट तो पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा, नहीं रहता ना, वो तो एक लेवल पे छूटने ही वाला है। पर आपका ये जो स्टेप कि मैं बच्चों को क्रिकेट सिखाऊंगी, क्या उससे आप अंदर से खुश हैं? बहुत। क्या आपको संतोष है कि कुछ किया? सबसे बड़ी खुशी, पहले जो मैंने सोचा था ना कि मैं इनको क्रिकेट सिखाने जा रही हूँ, क्रिकेटर बनाने जा रही हूँ, वो तो कहीं पीछे छूट गया। वो बच्चे एक लेवल पे अलग ही निकल के आए अपने समाज में, अपने घर में, अपने फैमिली में। वो दूसरे बच्चों से अलग ही रहे, मतलब अलग बन गए, एक मुकाम हासिल किया है, एक कहीं ना कहीं एक लेवल पे सफलता हासिल की। तो आज मुझे सेटिस्फेक्शन इस बात का है कि क्रिकेट तो माध्यम बन गया, खाली वो तो माध्यम रह गया कि क्रिकेट सिखाना, पर उसकी वजह से जो ये बच्चों में जो डेवलपमेंट हुआ, जो अलग वो निखर के आए, उनका जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट आया कि ये उनको भी पता है क्या हम क्या थे, मैडम हमारे साथ जुड़ी और आज हम भले क्रिकेट नहीं खेल रहे या कोई नौकरी भी कर रहे हैं, तो हम क्या है। तो जैसे आम आदमी जो एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन सोचता है, वो अच्छा एक कोई विनर सोचता है, वैसे विनर वाली बात है उनमें। बहुत। और ये जो विनर वाली बात जब मैं उनमें देखती हूँ, पुराने प्लेयर्स मेरे को आज तक हमारे साथ रिलेशन है, मिलने आते हैं मेरे बिना, मतलब फ़ोन आ जाएगा, मैम क्या कर रहे हो, एक फैमिली रिलेशन बन गया है। तो ये कहाँ से मिलता मुझे? ये क्रिकेट ने ही तो दिया। तो बस मैं भी निकल पड़ी थी और निकल पड़ी तो मुझे ये मिलता गया। और इतने लोगों, आज इतने 40 से 45 से ज़्यादा लोगों को क्रिकेट सिखाया, फैमिली रिलेशन हो, फ्रेंड्स बने, तो एक बहुत संतोष है। बहुत ये क्रिकेट खाली नाम दे दिया, लेकिन क्रिकेट के माध्यम से कुछ अद्भुत हुआ, कुछ अद्भुत अलग, जिसे कहते हैं ना कि हम मेडिटेशन करने पहाड़ों में जाते हैं, ये मेरा मेडिटेशन हो गया। मुझे मेडिटेशन मैं करती नहीं, मेडिटेशन के लिए कहीं नहीं जाती ना, मैं मेडिटेशन करती। यही जो आपने कहा, यही आपका मेडिटेशन है। बस मुझे बस क्रिकेट सिखाओ, खेलते रहो। के लिए अपना जीवन लगाते। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे बड़ा आनंद नहीं है। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपका आखिरी संदेश, निकल पड़ो, है ना? आज जितने बच्चे इस पॉडकास्ट को देखें, चाहे वो कुछ भी करें जीवन में, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ क्रिकेट खेलें, कोई भी स्पोर्ट खेलें, स्पोर्ट्स खेलें, जीवन में कोई भी प्रतिभा हो, किसी दिशा में बढ़ना चाहते हो, बस रुको मत, गिव अप मत करो, निकल पड़ो और आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत आनंद आया आज आपके माध्यम से, और बहुत कुछ सीखने को मिला। माय प्लेजर। आई विश कि आपकी जो फाउंडेशन है, JCH फाउंडेशन, आप जो बहुत से बच्चों को बिना पैसा लिए उनके भविष्य के लिए इतना सब दे रहे हो, लोग जुड़ें उससे। लोग कोशिश करें कि इस फाउंडेशन को फंडिंग करें, आपको मजबूत बनाएं, ताकि आप हज़ारों बच्चों को आगे बढ़ा सकें। थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये मंच दिया और इस मंच के माध्यम से कई सारी ऐसी बातें थी जो लोगों तक पहुंचेगी और किसी को इंस्पिरेशन मिलेगा। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि आपने मुझे ये मंच दिया। हम जिग्ना जी का जितना भी कांटेक्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप उनसे जुड़ें, उनको डायरेक्ट मैसेज भेजें, उनको फॉलो करें, उनका काम देखें, ताकि आप जिग्ना जी से संपर्क कर सकें सीधे, और शायद बहुत सारी आपको मदद मिले। थैंक यू सो मच।